हाय गाइस, मेरा नाम है रिलेशन और मैं हूँ फंक्शन। और जब हम दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो दुनिया हमें बुलाती है रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले मेरी बारी, क्योंकि आपकी पहली एक्सरसाइज रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, और उसके बाद मेरी, क्योंकि आपकी 1.2 एक्सरसाइज फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। सो माई नेम इज रिलेशन एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है। रिलेशन मीन्स सिंपल रिश्ता, और रिश्ते तो कई तरह के होते हैं। माँ बाप का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, यारी दोस्ती का रिश्ता, और एक रिश्ता जो हमारे बीच में है, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता। तो इस तरह से कई सारे रिश्ते इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन एक बात ऐसी है जो कि सभी रिश्तों के अंदर कॉमन है। वो बात यह है कि किसी भी रिश्ते के एग्जिस्टेंस के लिए कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है। भाई और बहन का रिश्ता, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता, तो कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए। और दूसरी कॉमन बात यह है कि हर रिलेशन के लिए कोई ना कोई कंडीशन होती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कंडीशन है, इसीलिए मैं आपका टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हैं। ऐसे ही हर रिश्ते में कुछ ना कुछ कंडीशन जो है वो ज़रूर लगती हैं। अब आ जाओ मैथ्स की दुनिया में, और यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। दो सेट मैंने आपके लिए लिए हैं, सेट ए और सेट बी। इनके अंदर एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सेट ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर है 4 5 6। अब 11th क्लास में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, ए क्रॉस बी निकालते थे ना आप सेट का। बहुत आसान था कि हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ लिख देना। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस ए और बी का निकालूं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये आएगा कि हर एक एलिमेंट को 1 को 4 5 6 के साथ लिख दिया, फिर 2 को 4 5 6 के साथ लिख दिया, फिर 3 को 4 5 6 के साथ लिख दिया। तो ये इसका पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ गया। अब रिलेशन का मतलब है कोई कंडीशन आपको दी जाएगी और आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई एलिमेंट सेट में से मैं ले पा रहा हूं या नहीं ले पा रहा। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ये भी और अच्छे से समझ में आएंगी बात। अब यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है रिलेशन बनाने की कि रिलेशन बनाओ, ए और बी एलिमेंट होने चाहिए सच दैट, किस तरीके से कि ए प्लस बी 7 के इक्वल आए। अब नजर मारो, ये आपका इनका सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ गया। अब यहाँ पर कहाँ पर ए प्लस बी 7 हो रहा है, देखो आप यहाँ पर 6 और 1 यहाँ 7 होगा, ठीक है जी। 5 और 2 यहाँ 7 होगा, और कहाँ होगा 3 और 4 पे 7 होगा। यहाँ 3 जगह 3 एलिमेंट हमें मिल गए जहां पर ये 7 बन रहा है। अब रिलेशन के अकॉर्डिंग ये आपका सेट बना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब ध्यान देने वाली बात कि जो आपका रिलेशन का सेट बनेगा वो हमेशा सब सेट होगा आपके मेन सेट का। भाई ये हमारे मेन सेट थे ए और बी, इनका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ये हमेशा इसका सब सेट होगा। मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो मेन सेट के एलिमेंट्स के अंदर से ही आएंगे, उससे बाहर से कुछ भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये तीनों एलिमेंट जो हमने लिए वो इसके अंदर से ही लिए गए हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि जो रिलेशन नया बनता है वो हमेशा सब सेट होता है, मेन जो हमारा सेट है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली कुछ बातें, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ऐसा रिलेशन बनाने को दिया जाए कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट ना हो पाए। जी हाँ, कुछ भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा, तो उस सेट को हम नाम देते हैं एम्प्टी सेट। इसका भी एग्जाम्पल समझो, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने क्या बताया, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जहां पर कोई भी एलिमेंट हम ना ले पाए। फॉर एग्जाम्पल हमें एक कंडीशन दी गई है रिलेशन बनाने की कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन बनाइए। कंडीशन क्या है कि एलिमेंट हमें ए और बी लेने हैं सच दैट, इस तरीके से कि ए गुणा बी, ए इंटू बी वो मोर देन इक्वल टू 20 होनी चाहिए। मतलब जब हम इन एलिमेंट्स के अंदर एक्स और वाई जो आपके डोमेन और रेंज होते हैं, या ए और बी की जगह पर जो नंबर लिखे हुए हैं, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई कराएं तो वो या तो 20 के बराबर आए या 20 से ज्यादा आए। अब आप नजर मारिए, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 4 तियां 12, 3 पंजे 15, 6 तियां 18। 20 से ज्यादा या 20 तो किसी में भी नहीं आ रहा। इट मींस इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहां पर से कोई सा भी एलिमेंट हम नहीं ले पाएंगे, तो ये रिलेशन हमारा कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आर हमारा क्या है, 5 है, मतलब एम्प्टी रिलेशन है।
इसी तरीके से एक दूसरी टाइप बन जाएगी यूनिवर्सल रिलेशन की, जिसके अंदर से सारे एलिमेंट ये जो हैं भागते हुए चले आएंगे, शामिल हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये हमें रिलेशन की कंडीशन दी गई है कि ए और बी का रिलेशन बनाना है सच दैट बी माइनस ए, अगर हम बी में से ए को माइनस करें तो वो मोर देन 0 होना चाहिए। मतलब अगर हम बाद वाले में से पहले वाला माइनस करें, मतलब हम रेंज में से डोमेन को माइनस करें तो 0 से ज्यादा आना चाहिए। अब आप देखो किस किस में 0 से ज्यादा आ रही है। अब अगर आप नजर मारें, ये आपका ए है, ये आपका बी है, हर एक एलिमेंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप बाद वाले में से पहला वाला माइनस करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 0 से ज्यादा है, बिल्कुल है। 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। 4 0 से ज्यादा है, बिल्कुल है। इस तरीके से आप अगर किसी में से सब में माइनस करके देख लो, 6 में से 3 माइनस करूंगा, 3 बचेगा। 3 0 से ज्यादा है, बिल्कुल है। तो सब में बाद वाले में से जब हम पहले वाला माइनस कर रहे हैं तो 0 से ज्यादा ही आ रहा है। इट मीन्स जब मैं इसका रिलेशन बनाऊंगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो उठकर आ जाएंगे। तो जब सारे के सारे एलिमेंट आ जाएं तो भैया वो कौन सा होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। और ये सबसेट भी होगा इसका, क्यों, क्योंकि इसी के एलिमेंट इसके अंदर यूज हुए हैं। सो क्लास 12th में मेजरली आपको 3 टाइप के रिलेशन समझने हैं, क्योंकि रिश्तों की अच्छी समझ ही आपको बेहतर इंसान बनाएगी और बुद्धिमान विद्यार्थी बनाएगी। तो पहला टाइप है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव वर्ड बना है रिफ्लेक्शन से, और रिफ्लेक्शन कहाँ होती है, शीशे में। जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर मेरी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अब रिफ्लेक्शन मतलब हू बहू, एज इट इज, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ वैसे ही मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसा ही रिलेशन जिसके अंदर क्या हो, जो एलिमेंट हो वो सेम हो, मतलब कि जो सेट के अंदर एलिमेंट आए वो बिल्कुल एज इट इज हू बहू आए। 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, 4 है तो 4 4, X है तो X X, B है तो B B, C है तो C C, D है तो D D। समझ जाओ, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल मैं क्या दूँ आपको। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने आपको समझा दिया कि जहां पर आपका ए और ए, मतलब आपका एक्स और वाई दोनों ही जगह सेम एलिमेंट, डोमेन और रेंज दोनों ही जगह सेम एलिमेंट हमें मिल जाए। एग्जाम्पल लिखित में भी देख लीजिए। हम एक सेट दिया गया है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अगर हम इसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे इसी से, तो भैया 1 2 3 की ही मल्टीप्लाई 1 2 3 में होगी। मतलब हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, फिर 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, फिर 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ। ये सारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जिसके अंदर उस सेट के अंदर जो आपके एलिमेंट हो वो सेम हो, एक्स और वाई की जगह सेम एलिमेंट मिल जाए। तो कितनी जगह मिल रहा है, 1 1, 2 2 और 3 3। तो ये 3 एलिमेंट मैंने उठा लिए, तो ये मेरा एक रिलेशन बन गया। तो इस रिलेशन को मैं कह दूंगा कि यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। समझ में आ गई बात। ऐसे ही सवाल एक्सरसाइज में आएंगे, आपको कुछ सेट दिए गए होंगे, आपको उसकी सेट बिल्डिंग फॉर्म या रोस्टर फॉर्म पहले सोचनी पड़ेगी। दी गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको सोचना है, देखना है और बताना है कि सेट की कुछ कंडीशन दी जाएगी रिलेशन की बनाने की, और फिर बताओ क्या ये रिलेशन कौन सा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये बाकी के 2 हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ अपना दूसरा टाइप, जिसका नाम है सिमेट्रिकल रिलेशन। सिमेट्रिकल वर्ड बना है सिमेट्री से, और ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। बचपन की छोटी क्लासेस के अंदर आपने सिमेट्रिकल शेप्स भी पढ़ी होंगी, जिसका मतलब होता है कि अगर हम किसी शेप को बिल्कुल बीचों बीच में से आधा आधा डिवाइड कर दें और उस आधी जगह पर हम एक शीशा, एक मिरर प्लेस करें, तो वो शेप हमें पूरी की पूरी दिखाई दे। ऐसी शेप्स को ही हम सिमेट्रिकल शेप्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक शेप बनी हुई है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से ये शीशा रख देता हूँ, ये मिरर प्लेस कर दिया, तो भी ये शेप हमें पूरी की पूरी नजर आ रही है। इसको ही हम कहते हैं सिमेट्रिकल शेप। ऐसे ही बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं हमारे देश भारत में जो कि बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। आप दिल्ली का हुमायूं टॉम्ब देख लीजिए, आप आगरा का ताजमहल देख लीजिए, या फिर आप मैसूर का हिंदू टेम्पल देख लीजिए, ये सब सिमेट्रिकल है। तो अब समझते हैं सिमेट्रिकल रिलेशन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा रिलेशन
जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से हैं कि उनके अंदर कोई सिमेट्री बन रही है। मिसाल से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पर ये शेप है, इसके इस पॉइंट को मैंने 1 नाम दे दिया और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने 2 नाम दे दिया, सेकंड नाम दे दिया। अब अगर मैं इसको सिमेट्री के तौर पर एक मिरर यहाँ पर लगाकर देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैं क्या पा रहा हूँ, ये फर्स्ट है, ये पहले है, ये सेकंड है, ये बाद में है। लेकिन इस मिरर के अंदर सेकंड वाला पहले आ रहा है और फर्स्ट वाला बाद में जा रहा है। तो यही होता है सिमेट्रिकल रिलेशन, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है भाई, पहले वाला बाद में आ रहा है और बाद वाला पहले आ रहा है। मतलब एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया। ऐसे ही रिलेशन को हम सिमेट्रिकल रिलेशन बोलेंगे। अब मान लेते हैं कि हमें किसी रिलेशन के लिए कोई कंडीशन दी गई, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि रिलेशन के लिए कोई कंडीशन दी गई होगी। अब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ना ये एलिमेंट हमें मिल गए, 1 2 मिल गया और 2 1 भी मिल गया, जो भी कंडीशन दी गई होगी। तो ऐसा रिलेशन जिसके अंदर क्या बताया मैंने, सिमेट्री, 1 2 है तो 2 1 भी हो गया। तो ऐसे ही रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल रिलेशन। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, पी क्यू है तो क्यू पी भी होना चाहिए। तो ऐसे ही रिलेशन होंगे सिमेट्रिकल रिलेशन। आइए जो एग्जाम्पल मैं आपको लेते हुए चल रहा हूं उसी एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर देता हूं। तो सिमेट्रिक रिलेशन, यहां पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई है, वही जो मैंने आपको समझाई है। इफ a1 a2 बिलोंग्स टू r, अगर a1 a2 एक r रिलेशन से बिलोंग्स करते हैं, उससे ताल्लुक रखते हैं, तो फिर a2 a1 को भी बिलोंग्स करना चाहिए r से। मतलब उसी रिलेशन के अंदर a2 a1 भी होना चाहिए। मतलब वही बात, a1 a2 है तो a2 a1 भी होना चाहिए। ऐसे ही रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, जहां पर a1 a2 किस में है, वो किसी सेट a के अंदर है। यहाँ पर एग्जांपल हमारा चल रहा था, सेट ए हमारे पास था, 1 2 3 उसके अंदर एलिमेंट थे, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका ये आ रहा था, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें रिलेशन बना रहा हो तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि देखिए, अगर यहाँ पे 1 और 2 है तो 2 1 भी हमें दिख रहा है, ठीक है जी। और क्या है, अगर 1 और 3 है तो 3 1 भी दिख रहा है, अगर 2 और 3 है तो 3 2 भी दिख रहा है। तो ये एलिमेंट हमने एक जगह पर रख दिए। अब ये जो रिलेशन बन गया, क्योंकि इसके अंदर 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है। इसीलिए ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन कैसा रिलेशन हो गया, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। आपकी बुक में या आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आपको दिए जाएंगे करने के लिए कि आपको पहले तो एक सेट दिया गया होगा, फिर कोई कंडीशन दी गई होगी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप रिलेशन बनाइए। फिर जब आप रिलेशन बनाएंगे उसमें जो भी एलिमेंट आएंगे फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा कि क्या वो एलिमेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हैं, क्या वो सिमेट्रिक रिलेशन बना रहे हैं, क्या वो तीसरी टाइप जो है ट्रांजिटिव रिलेशन वो बना रहे हैं या नहीं, ये आपको बताना है। तो आइए इसकी फटाफट से तीसरी टाइप भी समझ लेते हैं, जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर हम इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। माई थर्ड टाइप इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत आसान है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी रिलेशन के अंदर, मतलब जो भी हमें सेट दे रखा है उसके एलिमेंट्स जो हैं उसमें से हमने कोई रिलेशन बनाया, अगर उस रिलेशन में ऐसे एलिमेंट आ जाए कि a1 a2 भी हमें उस रिलेशन के अंदर मिल जाए, ठीक है जी, और हमें a2 a3 भी उस रिलेशन के अंदर मिल जाए, ये दोनों के साथ साथ अगर हमें a1 और a3 भी उसी रिलेशन में मिल जाए, तो ऐसा ही रिलेशन कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। जहां पर a1 a2 हो, फिर a2 और a3 हो, तो a1 और a3 भी साथ में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, क्लियर हो जाएगा। यहां पर जैसे कि दे रखा है सेट हमारे पास a है, वही एग्जाम्पल जो हम लेते हुए चल रहे हैं शुरू से, 1 2 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका ये पूरा हो गया। अब हमें कोई कंडीशन दी गई जिसके अकॉर्डिंग रिलेशन बना और उस रिलेशन के अंदर ऐसे एलिमेंट आ गए। क्या क्या एलिमेंट आ गया, एलिमेंट आ गया 1 2, एलिमेंट आ गया 2 3 और एलिमेंट आ गया आपका 1 3। अब अगर आप यहाँ पे नजर मारे, हमारे पास 1 2 आया, 2 3 आया और 1 3 भी आ गया। मतलब अगर मैं इसको a1 और इसको मैं a2 बोलूँ तो a1 a2 हमारे पास है, ठीक है जी, a1 a2 है और a2 और a3 हमारे पास है, तो यहाँ पर a1 और a3 भी आ गया। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, मतलब इन दोनों के अंदर एक कॉमन है, उस कॉमन को हटा के हमें बाकी के दोनों अलग से एक एलिमेंट के अंदर मिल जाए, एक ब्रैकेट के अंदर मिल जाए, तो ये बन जाएगा ट्रांजिटिव एलिमेंट। यही बात हमसे कही गई है कि अगर रिलेशन के अंदर a1 a2 है और a2 और a3 है, अगर a1 a2 है और a2 और a3 है, तो
A1 A3 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। ठीक है जी, 1 2 2 3, तो 1 और 3 भी अलग से अगर हमें कहीं देखने को मिल रहे हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो ये रिलेशन अब बन जाता है एक ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पर आपने मेरे यानी रिलेशन के तीनों टाइप्स बहुत अच्छे से समझ लिए एग्जाम्पल के साथ। अब आइए पहली एक्सरसाइज जो है आपकी वो रिलेशन के ऊपर ही बेस्ड है, तो उसको शुरुआत करते हैं और इनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो करते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आपको रिलेशन से मिलके? उम्मीद करता हूं कि बहुत मजा आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 1.1, और ये पूरी की पूरी रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। फटाफट से इसके कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद आपको मिलवाऊंगा मैं फंक्शन से। जी हाँ, तो पूरी वीडियो देखकर जाना। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हर एक सवाल में यही करना है। क्या करना है? आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं और आपको कुछ रिलेशन बनाने हैं, कंडीशन दी गई हैं अलग अलग। जैसे कि इस रिलेशन को बनाने की ये कंडीशन दी गई है, यहां रिलेशन को बनाने की ये कंडीशन दी गई है, और यहां रिलेशन को बनाने की ये कंडीशन दी गई है। इनके अकॉर्डिंग रिलेशन बन जाएगा। फिर आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन, ये जो रिश्ता बना है, ये क्या है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, या फिर ये ट्रांजिटिव है? ये आपको बताना है। तीनों टाइप आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो आइए फटाफट से ट्राई करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 में आपको करवाने जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं कैसे होगा। आइए इसको ऑप्शन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि रिलेशन आर इन द सेट ए। हमें एक सेट ए दे रखा है जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट है। रिलेशन आर हमें बनाना है, और किस तरीके से बनाना है? कंडीशन क्या है? ये रिलेशन की कंडीशन ये है कि एक्स वाई हमें जो एलिमेंट लेने हैं वो सच दैट, इस तरीके से लेने हैं कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, कि y जो है वो x से डिविजिबल हो जाए, x से डिवाइड हो जाए, x से भाग हो जाए, x से कट जाए। मतलब ये जो बाद वाला है ये पहले वाले से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, भाग होना चाहिए। ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हमें इस रिलेशन के अंदर रखने हैं। तो आइए कैसे इस रिलेशन को बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो सेट दे रखा है आपको ए, अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा a इंटू ए। मतलब ए के सेट की, ए के सेट में ही उसके हर एक एलिमेंट की हर एक एलिमेंट से गुणा, हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ में लिखना। यहां पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो इन हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ लिखेंगे तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो फटाफट से उसको आप निकाल लीजिए, मैं भी यहां पर निकाल लेता हूं, फिर बनाएंगे रिलेशन। तो ये निकल गया, तो ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां पर। अब इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं या माइंड में भी सोच सकते हैं। मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर में दिखा सकूं कि देखो यहां से बनाया है रिलेशन। ठीक है जी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी सीपी ऑफ ए, तो हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ लिख दिया। 1 को सबके साथ लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 को भी सबके साथ लिख दिया, 3 को सबके साथ लिख दिया, 4 को सबके साथ लिख दिया, ऐसे 5 और 6 को भी सबके साथ लिख दिया। अब आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिलेशन क्या बनेगा? एक्स और वाई लेना है हमें। ठीक है, ये जो हमें ए और बी जिसको हम मानते हैं, ठीक है, बाद वाला पहले वाला, इस तरह से कि y इज डिविजिबल बाई x, कि y जो है x से डिविजिबल हो जाए। अब रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें, यहां पर सबसे पहले रिलेशन बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं फटाफट से। तो क्या करना है? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? सेम एलिमेंट होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इस तरीके से होते हैं। तो क्या ऐसे कुछ एलिमेंट आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं आपको। ये सब देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये सारे के सारे यहाँ पर इस रिलेशन में बन जाएंगे। 1 1 2 2 इस तरीके से आप लिख देना, 1 1 हो गया, ठीक है, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया। ठीक है जी, और आपका क्या हो गया? लास्ट वन इज 6 एंड 6 हो गया। ये मैंने लिख तो दिए, लेकिन क्या ये रिलेशन की कंडीशन भी फॉलो हो रही है, नहीं हो रही? ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। जैसे कि y इज डिविजिबल बाई x के बाद वाला पहले वाले से डिवाइड होता हो। देखिए क्या ये 4 4 से डिवाइड होता है? होता है। 4 एकम 4 एक बार डिवाइड होता है। क्या 3 3 से डिवाइड होता है? होता है। 3 एकम 3। क्या 6 6 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 6 1 जार 6। क्या 5 5 से डिवाइड होता है? अरे होता तो है। 5 एकम 5। तो इट मींस ये सारे के सारे एलिमेंट ऐसे जिसके अंदर ये वाला रिलेशन की कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि बाद वाला पहले वाले से डिवाइड होता है, और ये सब इसी के अंदर से लिए गए हैं, इसी का सबसेट है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये रिलेशन जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बना है, क्या यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं?
बिल्कुल है जी हाँ, यही तो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसमें हमें एलिमेंट ए और ए एक से हो, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप लिख देंगे कि देयरफॉर इट इज अ रिफ्लेक्सिव, यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने देखकर पहचान लिया। तो आइए बारी है अगला टाइप चेक करने की, जो कि है सिमेट्रिक। आपको पता है कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, और ये रिलेशन की कंडीशन भी फॉलो हो रही है। दोनों बातों का ध्यान रखना है हमें, रिलेशन की कंडीशन और हमें जो पूछा गया है वो। तो आइए सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग पहले इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हमारे सेट के अंदर या रिलेशन के अंदर आएंगे। y इज डिविजिबल बाय x, अगर हम सिमेट्रिक को ध्यान में रखते हुए देखें, सिमेट्रिक क्या कहती है? सिमेट्रिक कहती है भैया अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अब यहां पर आप देखिए एक बात, 1 2 तो है और 2 1 भी है एलिमेंट्स के अंदर। एलिमेंट्स में हमें 1 2 भी दिख रहा है, 2 1 भी दिख रहा है। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। ऐसे अगर मैं और एग्जांपल लूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ किसका, मैं यहाँ पर लेता हूँ 3 और 5 का। 3 5 है और हमें 5 3 भी दिख रहा है, तो ये बात भी सही है। 3 5 है तो 5 3 भी दिख रहा है, यहाँ से भी हम इसको सिमेट्रिकल बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग रखूँ देखूँ तो क्या बात हमारी ये सही साबित होती है नहीं होती, ये भी हमें देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्या है, y इज डिविजिबल बाई x के बाद वाला पहले वाले से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा भाई। बाद वाला 3 है, 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। बाद वाला 5 है, 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर बाद वाला 2 है, पहले वाले से डिवाइड हो सकता है, हाँ जी 1 दूनी 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। फंस गए जी हाँ। इट मीन्स ये कि भैया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट हमें नहीं मिल पा रहे। हम ऐसे लिख तो देंगे, बहुत सारे हैं लिखने को बहुत कुछ है। आप यहाँ पे 1 और 4 ले सकते हैं तो आपको 4 1 भी नजर आ रहा है, कहने को सिमेट्रिकल हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन देखो, y इज डिविजिबल बाई x, बाद वाला पहले वाले से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पर तो बाद वाला पहले वाले से डिवाइड हो रहा है। लेकिन जब इसका सिमेट्रिक के साथ वाला जोड़ा हम देख रहे हैं तो वहां पर ये बाद वाला पहले वाले से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो हम कोई सा भी जोड़ा उठा लें, उसमें ये कंडीशन एक एलिमेंट के अंदर या एक ब्रैकेट वाले सेट के अंदर नहीं फॉलो हो रही। तो इट मींस यहां पर ये जो रिलेशन हमारा बनेगा ये सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा। जी हाँ, क्योंकि सिमेट्रिक की पहचान के लिए 2 एलिमेंट तो मिल सकते हैं, लेकिन कंडीशन हमारी रिलेशन की फॉलो नहीं हो रही है। तो अब आप ये बात समझ चुके हैं। अब कोई सा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई सा भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया, लेट सपोज मैंने ले लिया 2 और 6 का, तो यहाँ पर 6 जो है बाद वाला पहले वाले से डिवाइड हो रहा है 2 3 6, तो हम कह देंगे भैया 2 6 जो है वो तो बिलोंग्स टू आर, वो तो रिलेशन के अकॉर्डिंग बिलोंग कर रहा है, रिलेशन जैसा जैसा हमसे कह रहा है वैसा वैसा काम कर रहा है। बट अगर हम इसकी सिमेट्री देखें जो कि क्या होगी, जो कि 6 2 होगी। अब ये 2 6 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में ही आंसर आता चला जाएगा। ठीक है जी, तो इट मींस क्या है, यहाँ पर हमें बात समझ में आ गई, ये जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये आर से बिलोंग्स नहीं करता। ठीक है, रिलेशन से इसका ताल्लुक नहीं है, रिलेशन की बात या रिलेशन की कंडीशन इसके ऊपर काम नहीं कर रही, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो आप लिख देंगे सिंपल, देयरफॉर इट इज या दिस रिलेशन इज नॉट क्या है, नॉट सिमेट्रिकल या सिमेट्रिक। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक, ये आपको इसमें करना था। उम्मीद करता हूं बहुत आसानी से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसका तीसरा भी ट्राई कर लेते हैं कि भैया ट्रांजिटिव है या नहीं। आ जाओ, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन फटाफट से माइंड में याद आ जानी चाहिए कि अगर हमारे सेट के अंदर जो रिलेशन हमारा बना है उस रिलेशन के अंदर हमें क्या क्या मिल जाए, सेट में से हमें 1 2 मिल जाए और हमें 2 3 मिल जाए, तो 1 3 भी मिलना चाहिए। अगर A1 A2 मिल रहा है और A2 A3 मिल रहा है तो A1 A3 भी होना चाहिए। अब आइए देखते हैं, और हमें रिलेशन की कंडीशन को भी ध्यान रखना है। एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। मैंने उठाया 1 2, अगर मैं 1 2 उठा रहा हूं तो 2 के साथ वाला भी एक दूसरा उठाना है मुझे, तो आइए उठा के देखते हैं। तो लेट सपोज मैंने रिलेशन बनाया जिसके अंदर मैंने 1 2 ले लिया। 1 2 ही मैंने क्यों लिया,
वो इसलिए लिया क्योंकि रिलेशन क्या है, y इज डिविजिबल बाई x, बाद वाला पहले वाले से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 1 दूनी 2 होते हैं, 2 बार डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो इसलिए मैंने ये उठा लिया। अब 1 2 उठाया तो दूसरा जो मैं उठाऊंगा वो क्या उठाऊंगा भैया, शुरू में उसके 2 होना चाहिए। अब 2 के साथ में ऐसा नंबर देखूंगा जो कि डिवाइड होता हो, तो 1 2 के साथ आप उठा लीजिए, कौन सा उठा सकते हैं आप, 2 4 उठा लीजिए, ठीक है, आप 2 6 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 4 मैंने यहाँ पर ले लिया इस तरीके से, क्यों, बाद वाला पहले वाले से डिवाइड हो रहा है, यही तो हमारा रिलेशन कह रहा है, इसीलिए मैंने 2 4 उठा लिया। अब देखिए, अब क्या, अगर 1 2 है और 2 4 है तो 1 4 भी होना चाहिए, तो 1 4 भी होना चाहिए, यही है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पर हमने नज़र मारी, क्या 1 4 है हमारे पास, यस 1 4 है हमारे पास, ये रहा, और 1 4 में भी क्या ये कंडीशन रिलेशन वाली अप्लाई हो रही है कि बाद वाला पहले वाले से डिवाइड हो रहा है, 1 चौक 4 होते हैं, 1 4 4 होते हैं, तो यस इट मीन्स हमने देख लिया भैया A1 और A2, ठीक है, A2 और A3, तो हमें A1 और A3 भी मिल रहा है उसी रिलेशन के अंदर, तो यस इट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। अभी मैंने एग्जांपल कहा था कि आप चाहें तो 2 6 भी उठा सकते हैं, अगर आप यहाँ पर 2 6 उठा लेते तो फिर क्या बनता, तो यहाँ पर आपका फिर 1 6 बनता, तो यहाँ पर भी बाद वाला पहले वाले से डिवाइड हो रहा है। तो यस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या उठाते हैं, जो मैंने आपको समझाने के लिए उठाए हैं उनके अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव जो है वो प्रूफ हो चुका है। तो देयरफॉर आप लिख देंगे, तो देयरफॉर क्या, इट इज ट्रांजिटिव, यह जो है वो ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसे आपको हर एक सवाल में करना है। अब बात समझ में आ गई आपको, सवाल आपको अलग अलग तरीके से दिए जाएंगे, कहीं पर आपको सेट दे रखा होगा, कहीं पर आपको सेट भी बनाना पड़ सकता है, कहीं आपको रिलेशन पहले से दे रखा होगा, कहीं आपको रिलेशन की कंडीशन दे रखी होगी, पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा, और आपको यही चेक करना है क्या सिमेट्रिक है, क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या ट्रांजिटिव है, कहीं कहीं पे शो करना पड़ेगा कि शो करो ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक है। अब शो करने के लिए क्या, वही बात है, आपको सिमेट्रिक वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग चीजें ढूंढ डालो, अगर ये चीजें मिल गई तो भैया हो गया प्रूफ कि ये सिमेट्रिक है, सिंपल एज दैट, ऐसे आपको इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 पे नजर मारते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है शो दैट, कि साबित करना है आपको, क्या साबित करना है, द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, एक सेट है रियल नंबर्स का, वास्तविक संख्याओं का एक सेट है, उसके अंदर हमें रिलेशन बनाना है, रिलेशन की कंडीशन ये दी गई है, हमें क्या साबित करना है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन बनेगा वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, मतलब वो सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये आपको साबित करना है। ठीक है जी। ऐसे ही थर्ड देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, आपको एक सेट दिया गया है, एक रिलेशन की कंडीशन दी गई है, आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अगला क्वेश्चन देख लो, शो दैट द रिलेशन आर, आपको एक रिलेशन दिया गया है, ये कंडीशन है, बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये साबित करना है, मतलब ये ढूंढना है, अगर ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो मैंने क्या बताया, हर एक सवाल में आपको यही काम करना है बस। तो जितनी प्रैक्टिस आप कर लोगे उतने ही माहिर आप इसके अंदर हो जाओगे। इसीलिए जो सवाल आपके लिए छोड़े गए हैं उनको आप खुद से अभी लगे हाथों ट्राई कर लेना। अभी आपने समझा है, अभी कर डालोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, मजबूत कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो अगर मैं सेट ऑफ आर, मतलब रियल नंबर का एक सेट बनाऊं, अब अगर आप एक सेट बनाएंगे या रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, रियल नंबर्स का, तो रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, इवन, ऑड, सब कुछ आता है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो भैया जी 0 भी आ जाएगा, ठीक है, सारे ही पॉजिटिव वाले नंबर आ जाएंगे, सारे ही आपके नेगेटिव वाले नंबर आ जाएंगे, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब आपका आ जाएगा। और क्या क्या आ जाएगा, आपके बटे वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे, जैसे कि 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। और क्या क्या आ जाएगा, सारे के सारे इरेशनल नंबर आ जाएंगे, रूट वाले, √3 हो गया, √5 हो गया। तो भैया बहुत कुछ इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि रियल नंबर्स का एक सेट बनाना है। तो रियल नंबर में 0 भी,
पॉजिटिव इंटीजर भी, नेगेटिव इंटीजर भी, ठीक है, इवन और ऑड भी, बटे वाले भी, रूट वाले भी, सब कुछ आ जाएंगे, सबका ही यहाँ पर सेट के अंदर दखल होगा। अब रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन पे जरा नजर मारो। रिलेशन की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ए और बी आपको निकालने हैं सच दैट, इस तरीके से कि ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। अब अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूं, ठीक है जी, आइए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए इसको चेक कर लेते हैं कि हमें ये साबित करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब हमें 1 1 2 2 3 3 इस टाइप की चीज़ें नहीं मिलेंगी, यही तो बात है, जब भी तो नहीं होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। तो अगर मैं ट्राई करूं कि आइए किससे मैं साबित ना कर सकूं, देखिए अगर मैं यहाँ पर इस 1/2 को लेता हूं, अब रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग अगर मैंने x की जगह पर या मैंने a की जगह पर 1/2 लिया है तो b की जगह पर भी 1/2 होना चाहिए, ठीक है जी, यही तो कहता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के a b b c c बराबर होना चाहिए। बट अगर मैं इस कंडीशन को ध्यान में रखूं, कंडीशन कह रही है a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। अब अगर मैं b की जगह क्या है 1/2 है, b का स्क्वायर है 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो आएगा 1/4, ठीक है जी, और a क्या है, a है हमारा 1/2। तो यहाँ पर या अब ये देखिए ये कह रहा है कि ये जो 1/2 है ये लेस देन और इक्वल टू 1/4 है, तो ये बात तो गलत साबित हो गई। कैसे? ये कह रहा है कि 1/2 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों किसी चीज़ का आधा, जैसे कि एक चॉकलेट थी मैंने इसका आधा बीच में से कर दिया तो ये हो गया आपका 1/2, और 1/4 का मतलब होता है कि किसी चीज़ के 4 बराबर हिस्से, तो 1 2 3 4, तो 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा ले लिया, तो ये एक हिस्सा ले लिया मैंने, ठीक है, ये हो गया आपका 1/4 और ये आपका हो गया 1/2 कि दो चीज़ों में से एक हिस्सा लिया, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा लिया। अब ये हमसे कह रहा है कि 1/2 जो है वो छोटा है 1/4 से, नहीं जी तो गलत बात है भाई, आधा अगर हम लेंगे तो ज़्यादा चीज़ मिलेगी ना, 1/2 बड़ा है 1/4 छोटा है, तो यहाँ पर तो बात गलत साबित हो गई। ये कह रहा है कि 1/2 जो छोटा है, नहीं 1/2 हाफ ज़्यादा पोर्शन होता है, 1/4 चौथाई हिस्सा ये कम होता है, क्वार्टर मक्खन कम होता है, आधे मक्खन की टिक्की ज़्यादा होती है। समझ में आ रही है बात? तो ये बात यहाँ पे गलत साबित हो गई, तो इसीलिए ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, ऐसे आपको इसको साबित करना है। अब आइए साबित कर देते हैं कि ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। कैसे? आइए देखते हैं। इफ़ वी टेक, अगर हम लें, ठीक है, अगर हम क्या लें, हम यहाँ पर रियल नंबर है कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 और 2 का जोड़ा बना लिया भैया, लेट सपोज a जो है वो 1 है और b जो है वो 2 है, तो सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग अगर 1 2 होना चाहिए रिलेशन में तो भैया 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है, यही तो है सिमेट्रिक का रिलेशन। अब इसको हमें गलत साबित करना है, कैसे करेंगे? रिलेशन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। कंडीशन कह रही है कि a जो है वो लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए b के स्क्वायर के। तो अगर मैं इस वाले के अंदर जोड़े में देखूं भैया a जो हमारा है 1, तो 1 का तो 1 रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं b का स्क्वायर, b की जगह पर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो ये जो हो रहा है 4, तो यहाँ पर ये इसका मतलब है कि 1 जो है वो 4 से छोटा है या बराबर है, तो बात तो ठीक है, 4 से 1 जो है वो छोटा होता है, तो छोटे की कंडीशन फुलफिल होती है। लेकिन अब इसके साथ के इस जोड़े में देखो सेम बात, अगर यहाँ पर आप देखोगे a की जगह पर है 2 लेस देन और इक्वल टू b का स्क्वायर, b की जगह पर है 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि 2 जो है वो छोटा या बराबर है 1 के, तो क्या मेरे बच्चों नंबर 2 नंबर 1 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नंबर 2 तो 1 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब इस वाले जोड़े के लिए ये बात या ये जोड़ा हमारे रिलेशन की कंडीशन में ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इस जोड़े को हम नहीं रख सकते, हम खाली 1 और 2 को रख सकते हैं। लेकिन सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग तो अगर 1 2 है तो भैया 2 1 भी होना चाहिए, जब ही सिमेट्रिक होगा। लेकिन 2 1 को हम नहीं रख सकते ना, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन में ये फिट नहीं बैठ रहा। तो भैया जब इसको नहीं रख सकते तो इसकी मतलब 1 2 ही रहेगा, इसका जो 2 1 है वो हम नहीं ले पाएंगे। तो जब नहीं ले पाएंगे तो खाली 1 2 अकेला रह जाएगा, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं साबित हो पाएगा।
जी हाँ, ऐसे आपको चीज़ें समझनी है, साबित करनी है, लिखनी है। इसी तरीके से ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये साबित करना है नॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए भी आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, 3 नंबर का जोड़ा बनाओ तो वो ट्रांजिटिव भी प्रूव आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी नई चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। लिखा हुआ है कि शो दैट, ये साबित करो द रिलेशन आर इन द सेट ए। हमें एक सेट ए दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। हमें इसमें से कुछ रिलेशन बनाना है और रिलेशन बनाने की जो कंडीशन है वो यहाँ पर ये दे रखी है कि a माइनस बी का जो मॉड्यूलस है वो इवन होना चाहिए। बना लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत सवाल कर लिए हैं, लेकिन साबित ये करना है कि वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये तो नई चीज आ गई, मैंने आपको एम्प्टी रिलेशन बताया, यूनिवर्सल बताया, ठीक है जी, ये तीनों बताए, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये इक्विवेलेंस क्या हो गया, कौन सा आ गया, समझ लो। कुछ नया नहीं है, बहुत आसान है। अगर कोई रिलेशन, जो भी रिलेशन हमने बनाया है, अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, अगर कोई रिलेशन ये तीनों ही हो जाए, मतलब वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाए, तो इसी को हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गई बात? तो कोई भी रिलेशन जिसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी वही इक्विवेलेंस होगा। तो इट मीन्स ये है कि ये जो हमें रिलेशन बनाना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा और ये ट्रांजिटिव भी होगा। करना है हमें, दिखाना है ये। तो आइए पता करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को लिखना शुरू करेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। अब कंडीशन है कि ए और बी हमें लेने हैं एलिमेंट के अंदर, और इस तरीके से लेने हैं सच दैट ए माइनस बी का मॉड्यूलस इज इवन, कि ए माइनस बी का जो मॉड्यूलस आना चाहिए वो इवन आना चाहिए। अब 1 से स्टार्ट हम करेंगे। सेट के अंदर पहला एलिमेंट है 1। अगर मैं ए की जगह 1 लूँ और बी की जगह भी 1 लूँ तो हमें मिल जाएगा ए और बी 1 और 1। लेकिन देखो, क्या अगर हम 1 माइनस 1 का मॉड्यूलस खोलें तो क्या वो इवन होगा? अब 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचता है, और 0 का मॉड्यूलस भी आपको 0 ही मिलेगा। अब 0 को यहाँ पर हम एक इवन नंबर कंसीडर करेंगे, क्योंकि इवन नंबर की प्रॉपर्टीज 0 के ऊपर फॉलो होती हैं। जी हाँ, इसीलिए 0 जो है वो एक इवन नंबर आ रहा है 1 माइनस 1 करके। अगर हम a माइनस बी करें तो a, ये हमारा एक एलिमेंट हमें इस तरीके से मिल जाएगा। अब 1 को 2 के साथ रख के देखो, अगर मैं 1 और 2 को रखूं इस तरीके से 1 और 2, अब मैं 1 माइनस 2 करूंगा, मॉड्यूलस करूंगा, तो यहाँ पर तो भैया मॉड्यूलस 1 आएगा, और 1 तो एक ऑड नंबर होता है। इट मीन्स इसके हिसाब से कंडीशन हमारे रिलेशन की फुलफिल नहीं हो रही, तो ये हम नहीं लेंगे। तो ऐसे आपको सोचना है कि हम कौन कौन से एलिमेंट या नंबर लें जो हमारी कंडीशन को, रिलेशन की फुलफिल करता चले और वो इवन भी आए। दोनों बातें ध्यान रखनी है, कंडीशन भी और हमारा जो हमसे पूछा गया है वो भी। इस तरीके से तो 1 1 हो जाएगा। ऐसी अब आपको हर एक रख के सोचने की जरूरत नहीं है, अब आप ये दिमाग में सोच सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ 2 लाना है, मतलब उनका डिफरेंस इवन नंबर आना चाहिए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए। अब देखिए आप 1 1 का आ गया, 1 2 का नहीं आया, 1 और 3 का। अगर मैं 1 में से 3 माइनस करूंगा, ठीक है, माइनस के 2 आएंगे, मॉड्यूलस है तो माइनस का पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2 मिलेगा मुझे 1 और 3 का डिफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 3 भी इस एलिमेंट के अंदर शामिल हो जाएंगे। ऐसे ही 1 4 का सोचो, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, या 1 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेंगे, तो माइनस का 3 या 3 इवन नहीं होता, नहीं लेंगे। फिर 1 और 5 कंसीडर करो, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, हाँ जी ये हो सकता है, ठीक है जी। अगर मैं 1 में से 5 माइनस करूं मॉड्यूलस के अंदर तो माइनस का 4 आएगा, मॉड्यूलस खुलेगा तो ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा। 4 एक इवन नंबर है तो यस ये होगा। तो इस तरीके से मुझे ये मिल गए। तो बस आपको ये सोचना है कि अगर प्लस या माइनस का 2 या 4 या 6 आ रहा है तो भैया उसको उठाओ और फटाफट रख दो, हर किसी को लिख के देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गई आपकी ट्रिक। अब हमने एक मैंने आपको समझा दिया, अब देखिए 2 के साथ रखते हैं, तो 2 और 1 का बिल्कुल आएगा, नहीं आएगा, जी हाँ देखा, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 बचेगा, तो वो इवन होता है, इवन नहीं होता ऑड होता है, तो ये नहीं लेंगे हम। तो हम क्या लेंगे फिर? 2 और 2 को ले लेंगे, क्योंकि 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 को हम इवन नंबर यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। आइए जी, 2 और 3 का आएगा, नहीं आएगा। 2 और 4 बिल्कुल आएगा। 2 और 5 आएगा, नहीं आएगा, 3 बचता है, ठीक है जी, 2 का हो गया। अब 3 और 1 का देखो, 3 और 1, ठीक है, 3 में से जाएगा 2 बचेगा, इवन है, हाँ जी है, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर हम 3 और 1 ले लेंगे। 3 और 2 लेंगे,
नहीं लेंगे। 3 और 3 लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि 3 में से 3 माइनस करने पर 0 मिलेगा और 0 इवन नंबर कंसीडर किया जाएगा। इस तरीके से 3 का हो गया। 3 और 4 लेंगे, नहीं लेंगे, 1 बच रहा है। 3 और 5 लेंगे, बिल्कुल लेंगे, डिफरेंस 2 आता है, तो 3 और 5 हमें मिल जाएगा। तो ऐसे आपको सोच लेना है, फटाफट सोचो। 4 और 1 का 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, नहीं। 4 और 2 का बिल्कुल, ठीक है जी, तो 4 और 2 आ जाएगा। 4 और 3 नहीं आएगा, फिर 4 और 4 आ जाएगा, और 4 और 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंस 1 बच रहा है जो कि ओड होता है। हमें इवन डिफरेंस देखना है, इवन डिफरेंस हमको देखना है। तो 4 के होगा सारे, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, हाँ जी, 5 और 1 से बन जाएगा, ठीक है। 5 और 2 से बन जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 नहीं बनेगा, लेकिन 5 और 3 का बन जाएगा, क्योंकि 5 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो भैया हमें 2 मिल जाएगा, तो 2 इवन होता है, इसलिए ये हम ले लेंगे। बस ये चीज़ आपको सोचनी है। 5 और 4 का नहीं बनेगा, फिर 5 और 5 का बन जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे हमें एलिमेंट्स मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, जो बात हमें रिलेशन में बताई गई है उसके हिसाब से सब मिल गए। अब चेक करो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं हो, बल्कि होने ही चाहिए तीनों, यही तो साबित करना है, हमें शो करना है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। देख लो भैया, 1 1 दिख रहा है, ठीक है जी, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है, 5 5 दिख रहा है। तो यस, ये रिफ्लेक्सिव है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि, या फिर कुछ भी, कि 1 और 1, 2 और 2, ठीक है, इस तरीके से 3 एंड 3, 4 एंड 4, 5 एंड 5, ठीक है, 4 एंड 4, 3 भी लिख दो कि काफ़ी है, मैं सारे लिख रहा हूँ आपके लिए। ये सारे बिलोंग्स टू आर, ये हमारे इसी रिलेशन से बिलोंग्स कर रहे हैं, इसी से ये ताल्लुक रखते हैं, रिश्ता रखते हैं। तो इट मीन्स देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये लो जी, रिफ्लेक्सिव तो हमने ये साबित कर दिया है। चलो जी, सिमेट्रिक में आ जाओ। पता है ना सिमेट्रिक का, A1 A2 तो A2 A1 भी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अब देख लो, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। क्या 3 1 है? बिल्कुल है, ये रहा। तो आप लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 3 भी है और 3 1 भी है, और दोनों के अंदर रिलेशन की कंडीशन भी फॉलो हो रही है। 1 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का मॉड्यूलस हटाएंगे तो वो प्लस का 2 हो जाएगा, इवन नंबर है। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 इवन नंबर है। तो दोनों में कंडीशन भी हमारे फुलफिल होनी चाहिए। तो 1 3 है तो 3 1 भी है, ठीक है जी। इस तरीके से कोई और सा एक और एग्जाम्पल ले लो, 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, ये रहा 4 2। तो एंड 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, और ये सब किससे बिलोंग्स टू आर, हमारे रिलेशन से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो इसीलिए भैया ये लो जी, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक भी प्रूव हो चुका है। देखा कितना आसान है चीज़ें, बस आपको सिर्फ सोचने का सारा खेल है। कंडीशन समझ गए, लिख लिया, तो चीज़ें आपके सामने हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का आपको पता है कि भैया अगर 1 और 2 हैं और 2 और 3 हैं तो 1 और 3 भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 1 और 3 हमें यहाँ पे दिख रहा है, 1 और 3। अब 3 के साथ कुछ और लीजिए, ठीक है। ऐसे तो हम लेते हैं ना भैया, अगर A और B है, ठीक है, इस तरीके से, और B और C है, तो इसका मतलब कुछ और भी लेना है B के साथ, तो हमें A और C भी मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 के साथ कुछ और आप ले सकते हैं। 3 के साथ 1 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 के साथ में ही, 3 भी नहीं लेंगे, सेम है, 5 ले लीजिए। तो 3 और 5, अब 1 और 3 भी है रिलेशन में, 3 और 5 भी है, तो 1 और 5 भी होना चाहिए। ये हमें देखना है, ट्रांजिटिव की ये कंडीशन है कि अगर भैया 1 और 3 है, 3 और 5 है, तो बाहर बाहर वाले अलग से भी एक साथ हमें दिखने चाहिए। तो क्या दिख रहे हैं? देखो 1 और 5 दिख रहा है क्या कहीं पे? 1 और 5, 1 और 5, 1 और, अरे दिख तो गया, ये रहा 1 एंड 5। तो भैया ये भी तीनों ही रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से ही ये बिलोंग्स करते हैं। तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया, इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है जी, ये ट्रांजिटिव भी है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, तो देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। हम लिखेंगे क्योंकि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे आपको इसको करना था। अब अगली चीज देखो, लंबा सवाल इसीलिए लिया है, एक चीज हमारी यहां पर हो चुकी है। अगली चीज हमसे पूछी है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये साबित करो कि ये जो एलिमेंट है 1 3 5, 1 3 और 5, ये आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से, आपस में, किसी और से नहीं, आपस में। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4, ये जो 2 4 हैं ये भी आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से, बट
बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ 24। लेकिन 135 के एलिमेंट और इनका एलिमेंट का आपस में कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है, ये साबित करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये आपस में रिश्ता है इनका, किस तरीके से समझाता हूं। देखिए अगर आप 1 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, या 3 और 1 का निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 3 - 1 आपका 2 आएगा। ठीक है, आप 5 और 3 का निकाल लीजिए, 5 - 3 कितना आएगा आपका 2 आएगा। आप 5 और 1 का निकाल लीजिए, 5 - 1 कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो हम इनका तीनों का आपस में कुछ भी रिश्ता करें, कुछ भी डिफरेंस देखें, वो डिफरेंस हर बारी में एक इवन नंबर हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इवन नंबर। तो आपस में ये रिलेटेड हैं। ठीक है, ऐसी तरीके से यहाँ पर देखो, आप 2 - 4 करोगे माइनस का 2 आएगा, आप 4 - 2 करोगे तो प्लस का 2 आएगा। हर बारी में यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है? इवन नंबर मिल रहा है। तो ये भी आपस में रिश्ता रखते हैं। लेकिन अगर हम इनके एलिमेंट को आपस में करके देखें, आप 1 का 2 में डिफरेंस करेंगे, ठीक है, 2 - 1 तो क्या आएगा 1 और नंबर आएगा। आप 3 का 4 में करेंगे, 4 - 3 तो क्या आएगा 1 आएगा। आप 5 - 4 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो अगर हम इनको आपस में एक दूसरे से मिला के देखें तो ये हमेशा ओड आ रहा है, इनका रिश्ता नहीं बन रहा। तो ये बात ऐसे प्रूफ आपको कर देनी है। अब इसको लिखना भी है, जैसे मैंने आपके लिए लिख दिया है कि 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 135 के जो एलिमेंट है आपस में रिलेटेड हैं, क्योंकि उनका डिफरेंस हमेशा एक इवन नंबर आ रहा है। इसी तरीके से 2 और 4 भी आपस में खुद में ही रिलेटेड हैं, क्योंकि इनका भी डिफरेंस हमें इवन मिल रहा है। लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स का पेयर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दे आर नॉट रिलेटेड, क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है। अगर हम इनके एलिमेंट्स को आपस में माइनस के डिफरेंस करके देखें तो वो क्या आ रहा है? तो वो आपका ओड आ रहा है। यही बात आपको प्रूफ करनी थी, यहां पर जो लिखा हुआ है। ठीक है जी, एक दूसरे से रिलेटेड है, बट एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ 24। ये एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है। हमने प्रूफ कर दिया। तो दोनों चीजें यहां पर हमने तीनों चीजें प्रूफ कर दी इक्विवेलेंस के लिए, और जो हमसे पूछा था वो ऐसे प्रूफ कर दिया। मैंने क्या बताया आपको, हर एक सवाल में आपको यही करना है। रिलेशन की कंडीशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स निकालो, उसमें से फिर देखो रिफ्लेक्सिव कौन से हैं, सिमेट्रिक कौन से हैं, ट्रांजिटिव कौन से हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, प्लीज और प्लीज जरूर ट्राई करना। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और ये हमारे पेज की आईडी है, तो यहां पर आप क्वेश्चंस को भेज सकते हो, या जो क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं उनको आप चेक भी करवा सकते हो यहां पर उनके फोटोज भेज के। ठीक है जी, मैं चेक कर लूंगा, और कुछ डाउट हो यहां पे पूछ भी लेना। ये एक्सरसाइज फटाफट लगे हाथों कर डालो। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं किससे? जी हाँ, फंक्शन से। तो आइए मिलते हैं फंक्शन से। बंदा जीता था खुल के, तेरी गली में आया भूल के जी, चंगा भला सी मैं लुट-पुट गया। वो मैं तो ओ आ गया आप, मिल गई फुर्सत आपको रिलेशन समझने से, बना लिए अच्छे से रिश्ते। अब जरा फंक्शन को भी समझ लो, क्योंकि जी हाँ मैं हूँ फंक्शन। भैया मैं भी ना एक टाइप का रिलेशन ही हूँ, लेकिन हम ज़रा थोड़े से स्पेशल टाइप के रिलेशन हैं। जी हाँ, क्या स्पेशलिटी है मेरी बताता हूँ। तो भैया दुनिया की सबसे आसान भाषा में समझो फंक्शन क्या होता है। जी हाँ, वो रिलेशन जिसमें डोमेन रिपीट ना हो रहा हो वो फंक्शन बन जाता है। जी हाँ, रिलेशन पढ़ लिए ना अच्छे से, उसमें एलिमेंट्स लिखे होते हैं कुछ, उसमें कुछ डोमेन और रेंज होता है। तो अगर डोमेन रिपीट नहीं हो रहा एक रिलेशन के अंदर तो वो फंक्शन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा अभी बताता हूं ना आपको, देखते रहो, क्यों भड़क रहे हो। देखो ये एक रिलेशन है, ठीक है जी, मैंने लिखा 1A 2B 3C, ये एक रिलेशन है। अब इसमें अगर आप देखें ये जो 1 और A है, ठीक है जी, ये 1 और A, इसको आप X या Y बोल देते हो, A या B बोल देते हो, या ये आपका होता है डोमेन, ये भी आपको पता है, और ये आपका होता है क्या? रेंज। ठीक है, ये भी आपको पता है। तो मैंने क्या बोला है कि ऐसा रिलेशन जिसमें डोमेन रिपीट ना हो रहा हो वो फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ पर डोमेन है 1, यहाँ पर डोमेन है 2, यहाँ पर डोमेन है 3, तो हर एलिमेंट में हर बार डोमेन अलग अलग आ रहा है। तो इट मीन्स ये वाला रिलेशन जो है अब इसको हम फंक्शन बोल देंगे। जी हाँ, सिंपल एज दैट, सबसे आसान भाषा में आपको मैं ये समझा रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट को हमने x मान लिया, दूसरे को हमने y मान लिया। जो पहले सेट के अंदर है 1 2 और 3,
तो यहाँ पे लिख दो ना 1 2 एंड 3, कितनी आसान बात है। इसका मैंने एक सेट बना दिया। वाई सेट के अंदर है ए बी और सी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए बी और सी, ये सेट इसका भी बंद हो गया है। अब किस तरह से रिलेशन बना है भैया, 1 का रिलेशन बना है ए से, 2 का बना है बी से और 3 का बना है सी से, इस तरीके से बन गया। ठीक है जी, इतनी बात हमको समझ में आती है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, फंक्शन आपको पता है कि जिसमें डोमेन रिपीट ना हो रहा, और अगर आपको 11th क्लास में फंक्शन की डेफिनेशन याद हो तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि इन एवरी एलिमेंट, अगर एवरी एलिमेंट, जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उसके अंदर जो डोमेन है उसकी एक ही इमेज बन रही हो। जी हाँ, रेंज जो होती है इसको इमेज भी तो बोलते हैं आप, ठीक है जी, इसको इमेज भी बोलते हैं, इसको आप प्री इमेज भी बोलते हैं। ये प्री इमेज होता है अगर आपको याद होगा, और ये आपका इमेज होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन इन द बुक ऑफ NCERT, उसमें यही लिखी हुई थी, अगर आपको याद हो, कि अगर हर एक एलिमेंट के अंदर डोमेन की एक ही इमेज बन रही होगी। जी हाँ, एक ही इमेज, जैसे कि 1 की यहाँ पर सिर्फ ए बन रही है, सिर्फ एक सिंगल यूनिक इमेज, 2 की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी बन रही है, 3 की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सी बन रही है, एक सिंगल यूनिक इमेज। तो इसीलिए इस रिलेशन को हम फंक्शन कह देंगे। अब मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मान लीजिए कि ऐसा होता, अजी कैसा होता, ऐसा होता कि इस 1 की इमेज ए बन रही है, ठीक है, और इसी 1 की इमेज बी भी बन जाती। क्या बन जाती? बी भी बन जाती। ये लो जी, मैंने बना दिया 1 की इमेज को बी भी बना दिया, और 3 की सी है। अब क्या ये फंक्शन होगा? नहीं जी, अब यह फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन बिगड़ चुका है। जी हाँ, क्यों बिगड़ चुका है? क्योंकि अगर आप इसको एलिमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? तो ये कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि 1 की ए के साथ जोड़ा बनेगा, ठीक है जी, 1 और ए का, और 1 का ही बी के साथ भी बनेगा, और 1 का ही बी के साथ भी बनेगा, और फिर 3 का सी के साथ बन जाएगा। अब मेरी बात ध्यान करो, जो मैंने सबसे आसान डेफिनेशन आपको दी कि भैया अगर डोमेन रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, तो डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे भैया डोमेन यहाँ पर भी 1 है, डोमेन यहाँ पर भी 1 है, तो डोमेन इस वाले रिलेशन के अंदर रिपीट हो गया है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। समझ में आ गई बात? तो फंक्शन ध्यान रखना है आपको जिसके अंदर डोमेन रिपीट ना हो रहा हो। और फंक्शन का मतलब ही क्या होता है कि भैया एक चीज से एक काम हो जाए, ठीक है जी, मैं एक बटन दबाऊं AC बंद हो जाए, एक बटन दबाऊं AC मेरा ऑन हो जाए, एक बटन दबाने से टेम्परेचर कम हो जाए, एक बटन दबाने से बढ़ जाए। अब अगर एक ही बटन से दो काम होने लगे, एक ही बटन से भैया टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और एक ही बटन से कुछ और भी काम हो रहा है, तो भैया हम तो कह देंगे ना भैया रिमोट खराब हो गया AC का, सर्विस वाले को बुलाओ, दिक्कत हो गई, तो फंक्शन बिगड़ जाएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेके कि एक बटन से एक ही तो काम होना चाहिए, ठीक है, आवाज़ बढ़ानी है, बटन दबाया, आवाज़ बढ़ गई, लेकिन उसी बटन से चैनल भी चेंज हो रहा है टीवी का। अरे भैया हमें तो आवाज़ बढ़ानी थी, चैनल को चेंज हो गया, फंक्शन नहीं कर रहा, टीवी खराब हो गया। समझ में आ गई बात? ऐसे करना है। तो हर एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, जब भी तो हम कहेंगे चैनल बदलना है, बटन दबाया, चैनल बदल गया, ऑन करना है, बटन दबाया, ऑन हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज करनी है, बटन दबाया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। एक बटन से एक काम हो रहा है, सब चीज़ें बढ़िया काम कर रही है, रिमोट हमारा अच्छी कंडीशन में सही फंक्शन कर रहा है, ऐसा आप इसको सोच सकते हो। तो ये था फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो भैया बात ऐसी है, पहले क्रोनोलॉजी समझो, रिलेशन में आपने उसके टाइप पढ़े, अब मैं भी एक टाइप का रिलेशन हूँ, एक स्पेशल टाइप का, ठीक है, तो रिलेशन के कुछ टाइप्स, और रिलेशन में ही आ रहा हूँ मैं, यानी फंक्शन। अब फंक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जी हाँ, और जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने इस पूरे के पूरे बोर्ड को 4 हिस्सों में तोड़ लिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जी हाँ, इसका यही मतलब हुआ कि फंक्शन के मेजरली 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फटाफट से एक एक करके आपको समझाता हूं। तो पहला मेरा टाइप है 1-1, या जिसको आप इंजेक्टिव भी बोल सकते हो, ये दोनों एक ही हैं। नाम से ही कॉन्सेप्ट समझ लो ना, 1-1, एक एक, मतलब एक का
एक रिजल्ट, एक बटन से एक काम जहां हो रहा हो वो 1 1 फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखा भी दिया है, लेकिन इससे पहले सब चीज़ों को एक बार खोल के अलग से लिख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये एक सेट x है, ये एक सेट y है। सेट x के अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं, सेट y के अंदर a b c d एलिमेंट हैं। 1 का रिश्ता जा रहा है a तक, 2 का फंक्शन जा रहा है b तक और 3 का फंक्शन जा रहा है c तक। ठीक है जी, ये इनकी आपस में कनेक्टिविटी है। अब डोमेन क्या होता है, या जिसको आप पिर इमेज बोलते हैं, क्या होता है भाई? पहला सेट है हमारा सेट x या सेट a, जो भी आप इसको बोल सकते हो, उसके एलिमेंट। तो सेट x के अंदर यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर है आपके पास 1 2 एंड 3, तो ये होते हैं आपके डोमेन। ठीक है जी, अगला क्या हो जाएगा? कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है सेट बी या सेट वाई के सारे एलिमेंट, जिससे रिश्ता या फंक्शन बना हो या ना बना हो, सबके सभी यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि डी से किसी का भी कोई फंक्शन नहीं बन पाया है, तो यहाँ पर सबको काउंट करेंगे कोडोमेन के अंदर। तो ए बी सी एंड डी ये आ गए। अब रेंज क्या होती है? आपको पता है कि जहां तक जा रहा हो, मतलब डोमेन का जिससे रिश्ता बना हो, तो यहाँ पर इन डोमेनों का इन रेंजेस से रिश्ता बना है। तो यहाँ पर रेंजेस या इमेज क्या हो जाएगी? आपके पास ए हो जाएगी, बी हो जाएगी, सी हो जाएगी, क्योंकि 1 की इमेज ए है, सेकंड की इमेज बी है और थर्ड की इमेज सी है। इस बटन से ये काम हो रहा है, इस बटन से ये काम हो रहा है और इस बटन से ये काम हो रहा है। ये बटन बेकार है, खाली डमी बटन है। ठीक है जी, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। अब ध्यान रखने की एक बात ये कि ये जो रेंज आती है हमेशा, या जो इमेज आती है, ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू कोडोमेन होगी या सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन होगी। मतलब ये जो रेंज मिलेगी ना, ये हमेशा इस कोडोमेन में से ही तो बनेगी। मतलब ये जो हमारे काम हो रहे हैं इनके अंदर से ही तो काम होगा, इससे बाहर से तो कुछ हो नहीं सकता भैया। ये सारे काम हो सकते हैं, तो हमेशा रेंज जो होगी वो इन सब के अंदर से ही, या तो सारे के सारे काम हो जाएंगे, मतलब सारे ही बटन एंगेज हो जाएंगे, या फिर कोई ना कोई सा खाली भी रह सकता है। जैसे यहाँ पर डी रह गया, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर रेंज जो होगी वो हमेशा इसके अंदर से ही बनेगी। सारी की बन सकती है या इसके अंदर से कुछ की बनेगी। अब 1 1 फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रूव करा जाता है, कैसे साबित करा जाता है, ये जानो। यहां पर ये कंडीशन है, इफ अगर फंक्शन फॉर x बराबर आ जाए फंक्शन फॉर y के, ठीक है, तो फिर x और y बराबर आ जाएंगे। तो ऐसे हम साबित कर देंगे कि अगर ये हो जाएगा तो वो फंक्शन 1 1 होगा, करके भी आपको दिखाऊंगा अभी। या फिर x बराबर y के नहीं आएगा तो फंक्शन फॉर x भी फंक्शन फॉर y के बराबर नहीं रहेगा, तो फिर भी ये 1 1 साबित हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल से भी अब आपको समझा देता हूं। जैसे कि इसी सेट के एग्जाम्पल में लूं फंक्शन फॉर x, फंक्शन फॉर x में अगर मैं देखूं 1 का फंक्शन किसके लिए काम कर रहा है? 1 के फंक्शन से क्या हो रहा है जी? a काम हो रहा है। ऐसे आप समझ सकते हैं, एक दबाने से a आ रहा है। ऐसे ही फंक्शन फॉर अगर हम 2 देखें, फंक्शन फॉर 2 देखें तो उससे क्या काम हो रहा है? उससे b काम हो रहा है, या b रिजल्ट आ रहा है, या फिर उसकी इमेज b बन रही है। तो a फंक्शन, एक फंक्शन की 1 फंक्शन की a इमेज बनी, 2 की b बनी। अब हमें क्या कंडीशन देख रही है? ये देखना है या ये देखना है? अब अगर मैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग दोनों फंक्शन को बराबर रखूं, फंक्शन फॉर 1 और फंक्शन फॉर 2 बराबर रखूं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू a आ रही है और इसकी वैल्यू b आ रही है, जो कि बराबर नहीं है, जो कि सेम या इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब मैं कर दूंगा नॉट इक्वल टू, या इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया भैया फंक्शन फॉर x और फंक्शन फॉर y जो है वो बराबर नहीं आए। और जब ये बराबर नहीं आए तो इट मीन्स ये फंक्शन कैसा है? 1 1 फंक्शन है। यहाँ से तो हम देख के बता सकते हैं एक से एक काम हो रहा है, 1 1 1 1 1 1, लेकिन लिखेंगे इसको ऐसे, इस तरीके से। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लो, दूसरे तरीके से आपको समझा देता हूँ। अब एक और सेट मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, एक x का सेट है, एक y का सेट है। अब यहाँ पर आप फंक्शन देखिए, अगर मैं फंक्शन फॉर 2 देखूं, फंक्शन फॉर 2 से क्या फंक्शन हो रहा है भैया? b आ रहा है, या फिर इसकी इमेज b बन रही है, तो 2 की इमेज बन गई b। इसी तरीके से अगर मैं इसकी देखूं, 4 की देखूं, फंक्शन फॉर 4 में यहाँ पर लगाऊं फंक्शन और 4, तो 4 से भी क्या हो रहा है? इसकी भी इमेज b बन रही है, तो यहाँ पर भी ये b आ रहा है। अब अगर मैं दोनों फंक्शंस को इक्वल रखूं, फंक्शन फॉर 2 एंड 4, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा b इक्वल टू b। इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स
ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई कि एक फंक्शन फॉर एक्स का एक फंक्शन फॉर वाई के एक फंक्शन के बराबर है, या एक्स और वाई बराबर है, जो कि यहाँ पर हमें दिख गया। तो इसीलिए भी ये क्या होगा, ये भी एक वन वन फंक्शन होगा, मतलब हर एक अलग अलग इमेज बन रही है। आप देख सकते हैं एक का एक से ही रिश्ता है, मतलब वन का ए से है, तो एक से ही तो इसका रिश्ता है, एक से ही तो इमेज बन रही है, एक इमेज बन रही है, 2 की भी बन रही है, एक ही तो बन रही है, 3 की ए बन रही है, 3 की एक ही तो बन रही है। हमें मेन फोकस इस पे रखना है कि इनकी दो ना बन जाए, इनकी एक ही एक बननी चाहिए। जैसे कि लेट्स सपोज ये ऐसा ना होकर कैसा होता, ये कुछ इस तरह से होता, ये कुछ ऐसे होता कि ए की एक से बन रही है, इसकी 1 की ए से बन रही है, और इसी 1 की अगर हम एक इमेज बना देते कि इसी की बी से भी बन रही है, तो अब ये 1 1 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक की एक से नहीं बन रही, अब इसी 1 का ए से बन रहा है। देखो इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे 1 और ए, फिर आप लिखोगे 1 और बी, फिर आप लिखोगे 4 और बी, 4 की भी बी से बन रही है। तो मैंने शुरू में क्या बताया आपको कि भैया फंक्शन क्या होता है, कौन हूं मैं, वो ऐसा रिलेशन जिसमें डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए ये पहला वाला डोमेन होता है जो कि रिपीट हो चुका है। समझ में आ गई बात? अब मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसीलिए ये फिर अब फंक्शन नहीं होगा। तो पहली बात ये आपको समझ में आ गई है, पहला टाइप इसका है वन वन फंक्शन। माई सेकेंड टाइप इज मैनी वन फंक्शन। नाम से ही समझ लो, मैनी वन, बहुत सारे एक, मतलब एक से ज़्यादा या बहुत सारे डोमेनों का जब एक ही इमेज बने, ठीक है, बहुत सारे डोमेनों की एक ही रेंज हो, तो मैनी वन फंक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझा देता हूँ, इस 1 की इमेज ए बन रही है, ठीक है जी, 2 की इमेज को मैं सी बना देता हूँ, और इस 3 की इमेज को भी मैं ए बना देता हूँ, तो इस 1 की भी ए बनी, 3 की भी ए बनी, मैनी वन, सिंपल एज दैट। इसको अगर आप लिखेंगे इस रिलेशन को, तो किस तरह से लिखा जाएगा, ये रिलेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 1 की ए में बनी तो 1 और ए, चलो जी, 2 का सी में बन गया तो 2 और सी, चलो जी, 3 की भी ए में बनी तो 3 और ए, तो ये बन जाएगा इसका रिलेशन। अब क्या ये एक फंक्शन है, पहले तो मुझे ये बताओ। बिल्कुल है, डोमेन रिपीट नहीं हो रहा भैया, यहाँ पे डोमेन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, डोमेन अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पर जो है इमेज आप देखें, इसकी भी ए बनी और इसकी भी ए बनी, तो यहाँ पर इसी का मतलब है मैनी वन के जब एक ही, ठीक है, इमेज बने एक से ज़्यादा डोमेनों की, तो सिंपल एज दैट मैनी वन। देख के आप समझ जाओगे, और देख नहीं पाओगे तो भैया ऐसे तो लिखोगे ही ना रिलेशन, तो आपको दिख जाएगा कि वो फंक्शन है या नहीं, और फिर फंक्शन है तो वो कौन सा है, देख के ही आप बता दोगे। माई थर्ड टाइप इज ऑन टू या सर्जेक्टिव भी आप इसको कह सकते हो, इसके भी नाम से समझ लो ना, ऑन टू। ऑन वर्ड एज अ प्रीपोजिशन इंग्लिश में आप यूज करते हो ना, कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के आपको ऊपर दिखानी हो, द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर है बुक। इसी तरीके से ऊपर आ जाए, कब्जा जमा ले, घेर ले, तो जब कोई चीज़ किसी को घेर ले तो भैया ऐसे आप इसको समझ सकते हो। अब ऑन टू जो है वो फंक्शन ऐसा ही होता है जहां पर इन वालों को ये डोमेन घेर लें। जी हाँ, जहां पर सारे के सारे कोडोमेन बिजी हो जाएं या एंगेज हो जाएं, मतलब इन सब को घेर लिया गया, कोई सा भी काम खाली नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 से काम हो गया ये, ठीक है जी, 2 से ये काम हो रहा है, 3 से ये काम हो रहा है, और 4 से ये काम हो रहा है, तो ये सारे के सारे जो हैं घिर गए, कोई सा भी खाली नहीं रहा डोमेन, क्यों डोमेन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही फंक्शन को ऑन टू बोलते हैं। सिंपल भाषा में यहाँ मैंने लिख दिया है कि जब सारे कोडोमेन बिजी या एंगेज हो जाएं, या फिर सभी की एक प्री इमेज होनी चाहिए, सिंपल एज दैट, मतलब इन सभी की जितने भी आपके ये कोडोमेन है सबकी एक प्री इमेज होनी चाहिए। ए की प्री इमेज है 1, बी की प्री इमेज है 2, सी की प्री इमेज है 3, डी की प्री इमेज है 4, तो सबकी एक प्री इमेज है, कोई सा खाली नहीं बैठा हुआ। तो ऐसे ही फंक्शन को आप बोल देंगे ऑन टू या सर्जेक्टिव। एक एग्जांपल और देता हूं यहां पर, जैसे कि 1 का रिलेशन बन रहा है ए से, ठीक है, 2 का बन रहा है बी से, और 3 का ही बी से बन रहा है। अब अगर मैं यहां पर देखूं, अब यहां पर भैया सी खाली रह गया, सी खाली रह गया, और हमने क्या कहा है, जब सारे कोडोमेन बिजी या एंगेज हो जाएं, सारे एंगेज होने चाहिए, तो अभी सी यहाँ पर खाली है, तो अभी ये क्या है, अभी जो है ये ऑन टू या सर्जेक्टिव नहीं है।
ठीक है। अभी हम इसको मेनी वन कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि भैया इसका भी यही काम, इसका भी यही काम, एक से ज्यादा का एक काम, तो मेनी वन। तो बट ऑन टू कब होगा? जब सारे एंगेज होंगे, जब हम इसको भी इससे एंगेज करा देंगे। अब इन सब की एक एक प्री इमेज है, सी की 4, बी की 2 और 3, ए की 1, तो ये सारे के सारे एंगेज हो गए। तो अब ये बन गया क्या? ऑन टू। ऐसे आपको इसको ध्यान रखना है। तो आराम से रिलेशन को देखकर डायग्राम बनाकर आप समझ जाओगे। सवालों में यही तो करना पड़ेगा आपको। आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, एक रिलेशन दिया जाएगा, फंक्शन दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताओ ये कौन सा है, ये 1 1 है, ठीक है, ये आपका इंजेक्टिव है, ये आपका सरजेक्टिव है, ये आपका मेनी वन है। इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। और मेरे चौथे टाइप का नाम है बायजेक्टिव। बायसाइकिल में 2 टायर होते हैं, इसी बायजेक्टिव में 2 कोई ना कोई फंक्शन होंगे। कौन कौन से हैं बताता हूं। कि जब कोई फंक्शन 1 1 हो, 1 1 के साथ ही वो ऑन टू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बायजेक्टिव फंक्शन बुलाएंगे। अब 1 1 तो आपको पता है 1 1, ठीक है जी, एक का एक से रिश्ता, एक का एक से रिश्ता, एक का एक से रिश्ता, ये हो जाता है 1 1। लेकिन ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू की क्या कंडीशन है? ऑन टू की कंडीशन अभी तो आपने पढ़ी है क्या, कि भैया सारे के सारे हमारे कोडोमेन एंगेज होने चाहिए, बिजी होने चाहिए, सबकी एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो डी की यहाँ पर नहीं थी, तो अभी ये फिर ऑन टू हम यहाँ पर इसको नहीं कह देंगे। लेकिन जब हम इसको भी इससे लिंक करा देंगे, इसका भी इससे एक रिश्ता बना देंगे। आप देखिए ये 1 1 भी है, सबकी अलग अलग एक एक इमेज बन रही है। ये ऑन टू भी है, सारे के सारे कोडोमेन हमारे बिजी हो गए। तो जब कोई ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी है, तो भैया वो क्या है? वो फिर बायजेक्टिव है। सिंपल एज दैट। देख के ही आंसर आप बता दोगे। एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेता हूं। एक सेट है हमारे पास ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 एंड 5। एक सेट है हमारे पास बी, जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई और जेड। अब 3 का एक्स से रिलेशन है और 5 का वाई से रिलेशन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? इस जेड का तो रिश्ता नहीं है, Z का रिश्ता नहीं बन रहा। तो भैया फिर ये ऑन टू तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे के सारे डोमेन जो है वो होने चाहिए एंगेज। तो जब हम इसको भी एंगेज करेंगे, अब हमने देखा कि ये सारे के सारे एंगेज हो गए, तो ये ऑन टू भी है और सबकी एक यूनिक इमेज बन रही है, सबका एक ही इमेज बन रही है। ऐसा नहीं है कि 2 से 1 काम हो, मतलब 1 से 2 काम हो रहे हो। इसका अलग है, इसकी इमेज अलग है, इसकी इमेज अलग है, तीनों की अलग अलग इमेज है। तो ये 1 1 भी है। तो अगर ये ऑन टू भी है तो ये 1 1 भी है। तो अब ये बन गया क्या? बाइजेक्टिव। ये 4 इसकी मेजर टाइप थी मेरी। अब आपने पढ़ लिया है मेरे बारे में, तो मैं तो चला, मैंने अपने बारे में आपको अच्छे से बता दिया है कि भैया मैं क्या हूँ, ठीक है जी, मैं क्यों हूँ, मेरी कितनी टाइप हैं, कौन कौन सी हैं, उनके एग्जाम्पल भी दे दिए। अब मैं जा रहा हूँ, आपके डियर सर आएंगे, आपको सवाल कराएंगे, आपको अच्छे से और समझाएंगे कि कैसे इन टाइप्स का सवालों में यूज़ करना है और कैसे आपको इनको लिखना है। वो ज़रूरी है, क्योंकि लिखने के ही आपको एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले। तो चलो जी मैं चला, आप मिलना आप सर से। तो ये थी मुलाकात आपकी फंक्शन के साथ। अब आज ये शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की 1.2 का पहला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है शो दैट, ये साबित करो कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है आर स्टार से आर स्टार तक जो जा रहा है, जिसको डिफाइंड बाय फंक्शन 4x इज इक्वल टू 1/x, जिसको 1/x से डिफाइन किया जा रहा है, आपको साबित करना है कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। समझ में आ गई बात? मतलब एक का एक से और ऑन टू मतलब सबको घेर रखा है, ऐसे आपको सोचना है। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। अभी आर स्टार क्या बला है? ये जो आर स्टार है इसकी हमें डेफिनेशन दी गई है कि ये जो आर स्टार सेट की बात हो रही है, ये क्या है? इसके अंदर क्या आएंगे? इसके अंदर आएंगे सारे ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स आएंगे नॉन जीरो, जो कि जीरो नहीं, मतलब जीरो नहीं आएगा। जीरो को छोड़कर सारे रियल नंबर डाल दो। अब रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, ठीक है, इवन, ऑड, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, और आपके रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब सारे ही नंबर इसके अंदर मिल जाएंगे, सिर्फ जीरो नहीं मिलेगा। जीरो को छोड़कर बाकी 1 होगा, 2 होगा, माइनस का भी 3 होगा, कुछ बटे वाले नंबर आपके होंगे, 1/3 होगा, 1/2 होगा, रूट वाले भी होंगे, इस तरीके से सब कुछ होगा। अब ये रिश्ता इस तरीके से। अब अच्छा इधर है तो भैया जो दूसरा वाला आर स्टार से आर स्टार तक गया है, जो फंक्शन गया है, इट मीन्स जो चीज़ें यहाँ हैं वही चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें इधर भी होंगी। ये लो जी, ये मैं लेकर आ गया। अब
फंक्शन क्या लगाना है, फंक्शन लगाना है 1/x का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया उल्टा कर देना है हमें फंक्शन x के लिए 1/x, मतलब उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। अब अगर मैं 1 का उल्टा देखूं, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, ठीक है, 1 का उल्टा 1/x करेंगे तो 1 का तो 1 ही आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया जी क्या हो गया ये कि 1 का ये आ गया। अगर मैं 1 पे फंक्शन लगाऊं तो क्या आएगा, मुझे 1 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं 2 पे लगाऊं तो 2 पे फंक्शन मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, इसका उल्टा हो के, ठीक है, जैसे कि 1/x के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम तो इसका हमें मिल जाएगा 1/2 जो कि इसके अंदर आएगा, ठीक है जी। ऐसे ही माइनस के 3 पे लगाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस का 1/3, ऐसे मिल जाएगा। इट मीन्स हर एक का एक यूनिक इमेज वहाँ पड़ी हुई है। समझ में आ गई बात है, हर एक की एक यूनिक इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इट मीन्स यस, ये आपका 1/1 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये ठीक है। 1/2 का उल्टा करोगे तो आपको यहाँ पे ये 2 मिल जाएगा। तो सबका एक यूनिक इमेज है, सबका 1/1, हर एक का हर एक इमेज मिल रहा है, हर एक का एक काम हो रहा है यहाँ पर। तो इट मीन्स यस, ये क्या है, ये 1/1 तो है, ये हमने समझ लिया। अभी आपको समझा रहा हूँ लिखना कैसे है, उसका भी एक तरीका है, तमीज़ का तरीका, ठीक है, उस तरीके से आपको लिखना, जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया, ये 1/1 है। अब ऑन टू के लिए क्या है, ऑन टू का भी समझ लो, फिर लिख के दोनों एक साथ सिखा दूंगा। ऑन टू में क्या बताया कि सारे के सारे जो नंबर हैं वो क्या है, जो भी यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं वो सब घिरे होने चाहिए, मतलब उन सब की यहाँ पर एक प्री इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मैं क्या देखूँ, मैं भैया 1/2 को उल्टा करूँ तो 1/2 की यहाँ पर 2 मिल जाएगी मुझे, ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है मुझे। 1/3 का भी यहाँ पर 3 मिल जाएगा मुझे, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। √2 का उल्टा करूँ 1/√2 मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर हो सकता है क्योंकि रियल नंबर में सब कुछ हो सकते हैं। तो येस, इट मीन्स जितने भी यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स या नंबर होंगे, रियल नंबर, उन सब का ताल्लुक यहाँ पर होगा। मतलब अगर हम उनको उल्टा सीधा करें तो यहाँ पर जो नंबर मिलेगा वो भी रियल नंबर होगा। तो येस, इट मीन्स ये ऑन टू भी होगा। तो ये हमने सिर्फ समझ लिया, इसको डायग्राम बनाकर देखकर। अब इसको लिखना कैसे है वो सीखो। अब साबित करने के लिए हम क्या लें, बहुत सारे अनगिनत नंबर है यहाँ तो हम यहाँ पर कोई ऐसे रैंडम नंबर नहीं उठाएंगे, हम इन नंबर को कुछ मान लेंगे। क्या मानेंगे, देखिए मैं मान लेता हूँ लेट x1, एक नंबर को मैंने x1 मान लिया और एक नंबर को मैंने x2 मान लिया। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r स्टार, ये हमारे इस r स्टार से बिलोंग करते हैं। अब ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, हम 1 2 3 भी ले सकते थे, लेकिन बहुत सारे कितने ले हमें ऐसा तो पता नहीं हमें, तो मैंने रैंडम मान लिया कि भैया x1 हमारा इसके अंदर है और x2 हमारा इसके अंदर है। अब अगर मैं फंक्शन लगा रहा हूँ x1 के लिए तो क्या आएगा भैया, उल्टा कर देना है, 1/x कर देना x का, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1/x1 हो जाएगा। अगर मैं फंक्शन लगाऊं दिया गया x2 में तो भैया क्या है, 1/x फंक्शन है, तो ये आपका 1/x2 हो जाएगा। अब 1/1 की कंडीशन आप याद करो फटाफट, ये इसीलिए तो बताई थी आपको। अब अगर आपको 1/1 प्रूफ करना है तो 1/1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पता है ना आपको, क्या कंडीशन आपको दी गई थी, वो कंडीशन यहाँ पर आपको लिख देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए पहले क्या करता हूँ, कंडीशन अलग से लिख देता हूँ। कंडीशन आपको सिंपल सी पता थी कि भैया फंक्शन जो है x जो है वो बराबर होना चाहिए फंक्शन x2 के, या ठीक है, और x बराबर y होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो भैया जी बल्ले बल्ले है, ये आपका 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1/x रखा मैंने यहाँ पर x1, ठीक है जी, 1/x2 रखा मैंने यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा x1 की 1 में होगी, x2 की 1 में होगी, तो ये आपका आ जाएगा x1 = x2, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या पाया, यस बराबर आ रहे हैं, ठीक है। जब हम x और y मानते थे सेट को तो हमारा x और y एलिमेंट होते थे, लेकिन अभी हमने x1 और x2 माना है तो ये बराबर आ गए। तो यस, इट मीन्स ये क्या है, ये आपका 1/1 फंक्शन है। तो आप लिख देंगे देयरफॉर इट इज 1/1 फंक्शन। अब ऑन टू को कैसे लिखा जाएगा, समझा तो मैंने आपको दिया कि भैया हर एक नंबर की यहाँ पर एक प्री इमेज है। अब इसको लिखना कैसे है, उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। देखो ऐसे समझो, ये वाला अगर सेट को मैं इस तरीके से मानो, इस सेट को अगर मैं x कंसिडर करूँ, इस सेट को मैं y कंसिडर करूँ, x में कुछ फंक्शन लगा, ठीक है, x में कुछ फंक्शन लगा और वो फंक्शन लिखने के बाद मुझे y मिल गया,
यही तो चीज़ें हो रही हैं। तो इट मीन्स मैं y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकता हूँ। तो इसी चीज़ से आपको ऑन टू की शुरुआत करनी है हर एक सवाल में। तो आप यही मानेंगे, क्या मानेंगे? आप यहाँ पर मानेंगे कि लेट, मैंने माना लेट y इक्वल टू फंक्शन फॉर x, ये इसके बराबर है। अब f(x) की वैल्यू हमें दे रखी है, फंक्शन फॉर x की वैल्यू है 1/x, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू मैं कर दूंगा 1/x, मतलब y जो है 1/x के इक्वल है। अब यहाँ पर हमें पता है कि हर एक एलिमेंट का जो भी यहाँ पर आ रहा है, अगर हम उसका उल्टा करें तो यहाँ पर हमें कुछ मिलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, उसकी प्री इमेज यहाँ पर मिल रही है। तो इट मीन्स क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? लिखेंगे यही रीजन कि फॉर एवरी y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, हर एक वैल्यू के लिए जो यहाँ पर बिलोंग्स कर रही है किससे? इस r स्टार रिलेशन से, उसके लिए देयर इज सम एलिमेंट, ठीक है, कुछ ना कुछ एलिमेंट यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे कि देयर आर या देयर इज सम एलिमेंट, ठीक है, कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो ज़रूर मौजूद है, वो प्रेजेंट है, कहाँ पर? एलिमेंट इन x, ठीक है, जो बिलोंग्स टू r हो रहा है, जो भी रियल इसके अंदर रियल नंबर के अंदर ही आएगा। तो देयरफॉर क्या? बस हो गया, इट इज ऑन टू फंक्शन, ये आपका एक ऑन टू फंक्शन है। मतलब जो बात हमने यहाँ नोटिस करी थी कि यहाँ पर की हर एक की एक प्री इमेज यहाँ पर है, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर एवरी y इज इक्वल टू 1/x, जो कि बिलोंग्स टू r कर रहा है, r स्टार से कर रहा है, उसका एक ना एक एलिमेंट यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा उससे रिलेटेड। तो ये चीज़ हमने लिख दी और ये आपको प्रूफ हो गया। ऐसे ही आपको अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर ढूंढना है, पहले समझ लो, समझ गए, बाद में उसको लिख लो। ये सवाल यहाँ पर हो गया, लेकिन आगे भी इसमें कुछ दे रखा है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझो, यहाँ पर इतनी बात पूरी हो गई। अब हमसे पूछा है कि इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट हमारा सही साबित होगा? मतलब जो रिजल्ट अभी आया है हमारा कि भैया ये आपका 1/1 भी है और ऑन टू भी है, क्या यही रिजल्ट आएगा अगर हम क्या करें? इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n, अगर हम इस डोमेन को, ये जो हमारा पहला वाला सेट होता है, इसको हम क्या कर दें? इसको हम रियल नंबर ना कहकर ये अब बन जाए क्या? एक नेचुरल नंबर, ठीक है, बाय n, मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं अगर ये बन जाए। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 2 3 4 और इस तरीके से कि इनफाइनिटी तक जाएगी। अब ये आपका सेट है, अगर ये कह रहा है कि अगर हम डोमेन को चेंज कर दें इसके बजाय ये, और हमारा कोडोमेन हमारा सेम रहे, तो क्या तब भी यही बातें होंगी? आइए अब देखते हैं। तो अगर हम 1/1 के लिए देखें, देखिए 1/1 में क्या है? फंक्शन हमारा 1/x, एक का उल्टा एक आएगा, 2 का उल्टा 1/2 जो यहाँ होगा, 3 का उल्टा 1/3 जो यहाँ होगा, 4 का उल्टा 1/4 जो वहाँ होगा। तो यस, हर एक की एक यहाँ पर इमेज बन रही है, हर एक का एक से यहाँ पर काम कर रहा है फंक्शन, हर एक बटन से एक ही काम हो रहा है। तो इट मीन्स यस, ये 1/1 होगा। समझ में आ गई बात? अब ऑन टू होगा या नहीं होगा? देखो ऑन टू में क्या है कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसका यहाँ पर लिंक होना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ भैया, यहाँ पर तो √2 भी आता है, और √2 को अगर मैं उल्टा करूँ तो 1/√2, 1/√2 तो नेचुरल नंबर में नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, उसका उल्टा नेगेटिव भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम नेचुरल नंबर में नेगेटिव भी नहीं ले सकते। तो इट मीन्स ये ऑन टू नहीं होगा। तो ऐसे आपको इसको समझना है। तो इसको भी लिखने का तरीका आपको पता है कैसे आपको लिखना है, रीज़न आपको पता है, इस PDF में आपको मैं वो भी दे दूंगा। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है। अगर ये आपने ऐसा सोच लिया, समझ लो सारे सवाल आपको हलवा लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और इसके अंदर 5 ऑप्शन है, तो प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप करो प्रैक्टिस, जितने सवाल करोगे उतने ही आसान लगेंगे, और आसान है भी, मुश्किल नहीं है, इतने सोचने का सारा खेल है। देखिए, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। तो आपको 1/1 चेक करना है और ऑन टू चेक करना है, ठीक है। इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी इनका दूसरा वाला नाम है, आपको पता है। पहला ऑप्शन में यहाँ पे आपको करवाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें क्या फंक्शन दिया गया है? फंक्शन हमारा गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। इसको समझो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट था। अब प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, जैसे
ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है, काउंटिंग। अब ये सेट जो हमारा फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर ही गया है, मतलब जो बाद वाला सेट है वो भी हमारा नेचुरल नंबर का ही है, तो उसमें भी 1 2 3 4 5 इस तरह से कहानी हमारी चलती रहेगी। ये गया है। फंक्शन क्या लगा है, फंक्शन पे नजर मारो, फंक्शन लगा है इसके अंदर एक्स के स्क्वायर का। फंक्शन क्या लगा है, एक्स के स्क्वायर का, मतलब यहां पर जो चीजें थी उनका स्क्वायर होके यहां पर कुछ हमें मिला, ऐसे आपको सोचना है। तो आप स्क्वायर करो, अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आपको 1 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर आपको 4 यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कहीं पे आपको 9 भी मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 भी इसके अंदर होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हर एक का हर एक एलिमेंट दिख रहा है, मतलब 1 1 हर एक का हर एक से रिश्ता है। समझ में आ गई बात। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो कैसा है, वो 1 1 है, क्योंकि हर एक का हर एक से यहाँ पर रिश्ता बन रहा है। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। ऑन टू चेक कर लो लगे हाथों। ऑन टू की क्या पहचान है कि भैया इनकी सबकी हर एक एलिमेंट की इधर एक एक प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब ये सारे के सारे घिरे होने चाहिए, किसी ना किसी से इनका लिंक होना चाहिए। अब अगर आप नजर मारें, ठीक है, यहाँ पर हमने स्क्वायर करा है, तो जाहिर सी बात है इधर जब हम वापिस आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट करेंगे, उल्टा करेंगे, जब भी तो हम पीछे का देखेंगे। अब अगर आप 1 का करेंगे तो 1 का तो 1 ही कंसिडर करते हैं हम। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका 2 मिल जाएगा, ऐसी 9 का करेंगे 3 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 3 का स्क्वायर रूट करेंगे या रूट करेंगे तो पॉइंट में कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2 का करेंगे तो पॉइंट में आपको कुछ आंसर मिलेगा, और वो पॉइंट वाले नंबर यहां पर तो नहीं है, यहां पर तो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। इट मींस यहां पर की जो 2 हो गया, ये 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, इनकी कोई प्री इमेज यहां पर मौजूद नहीं है। तो इट मींस सब के सब घिरे हुए नहीं है, तो इट मींस ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, 1 1 होगा। तो ऐसे हमने डायग्राम बना के समझ लिया है। समझ में आ गई बात, ऑन टू नहीं होगा, 1 1 होगा। अब इसको लिखना कैसे है वो है मेन चीज। नंबर इसके नहीं मिलेंगे, ये आप ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर को मतलब है इससे। तो लिखना कैसे है, आइए। अब यहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, कितने लें कौन सा लें कुछ नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इनको x1 और x2 के तौर पर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि मैंने इन नंबर्स में से ना कोई से भी 2 नंबर, एक मैंने x1 ले लिया, एक मैंने x2 ले लिया, और ये दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं x1 के ऊपर फंक्शन लगाऊं, x1 के ऊपर फंक्शन लगाऊं, तो फंक्शन क्या है, x का स्क्वायर है, तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे x1 की जगह हमने 1 पे लगाया था 1 का 1, 2 पे लगाया था 2 का स्क्वायर 2, ऐसे ही x1 पे लगाया तो x1 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब अगर मैं x2 के ऊपर फंक्शन लगाऊं तो x2 के ऊपर फंक्शन लगेगा तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 1 1 की कंडीशन याद करो। कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि भैया फंक्शन फॉर x1 बराबर होना चाहिए फंक्शन फॉर x2 के, एक कंडीशन ये होती है। तो x1 का क्या है, x1 का स्क्वायर है, ये क्या है, x2 का स्क्वायर है। यहाँ से दोनों वैल्यूज रख दी, x स्क्वायर से इससे दोनों के स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर हैं, पॉजिटिव हैं, इसीलिए मैं इनको काट सकता हूँ। तो x1 बराबर x2 इस तरीके से आ जाएगा। और जब ये कंडीशन मुझे मिल जाएगी तो इट मीन्स येस इट इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन है। ऐसे हमने इसको लिखना है, ये तरीका है। स्क्वायर से स्क्वायर इसीलिए काटा है क्योंकि दोनों ही नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव में ही आंसर आएगा जब इनको हम खोलेंगे, इसी वजह से मैंने उड़ा दिए हैं। तो ये 1 1 ऐसे आपको लिख के करना है। अब आइए ऑन टू कैसे लिखना है वो भी आपको बता देता हूँ। अब ये ऑन टू नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, ये हमें पता है, लिखा कैसे जाएगा आपको तरीका बता देता हूँ, समझिए। ये हमारे पास x हम इसको मानते हैं, पहले वाले को, दूसरे वाले को हम y मानते हैं। x में कुछ फंक्शन लगा x में और फिर हमें y मिला, मतलब y हमें कब मिल रहा है, फंक्शन लगाने पर। इसका मतलब y को हम कैसे रखेंगे, fx के इक्वल रखेंगे। ये आपका ऑन टू में तरीका होता है लिखने का, मैंने आपको बता रखा है पहले भी। तो इसका मतलब कैसे लिखा जाएगा, हम ऐसे लिखेंगे लेट y जो हमें मिला है वो फंक्शन लगाने पे मिला है x के अंदर, तो y इज इक्वल टू fx, इसको आपको ऐसे रखना है। अब y इज इक्वल टू फंक्शन क्या लग रहा है, फंक्शन लग रहा है आपका x का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लगा देंगे x का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो इधर जाके ये लग जाएगा y का रूट, तो ये x बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट y, ठीक है। ऐसे आपको करना है। अब अगर मैं y की जगह कुछ वैल्यू पुट करूं, लेट पुट 3,
ठीक है, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मैंने y की जगह पर 3 पुट करा, ठीक है, जो कि एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 3 एक नेचुरल नंबर है, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा √3 का y x के अंदर। मतलब ये है कहने का, अगर मैं इस तरीके से, ये एलिमेंट है ना आपके दोनों, ये आपका x है, ये आपका y है, जब मैं y में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 3 है, और इस 3 के ऊपर रूट लग रहा है, तो इसका यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कोई नंबर ऐसा होगा जो नेचुरल नंबर हो यहाँ पर। अब √3 तो हमारा पॉइंट में आंसर आता है 1.72 समथिंग, अब वो तो यहाँ पर नहीं है मौजूद, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम यही चीज़ लिख देंगे यहाँ पर कि भैया हमारे x के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इससे बिलोंग करता हो, किससे, n से, यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो। तो जब ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पर है ही नहीं, इसकी कोई प्री इमेज यहाँ पर है ही नहीं, इसको किसी ने यहाँ पर घेर ही नहीं रखा, इसीलिए ये सर्जेक्टिव नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी कि x जो हमें √3 मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो 3 था उसके ऊपर जब हमने रूट लगाया, फंक्शन वापस हमने यहाँ पे देखा, तो वो तो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं आएगी। सो देयर इज नो एलिमेंट इन x के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा हो √3 निकालने पर। तो भैया 4y = 3, जब हम y को 3 रख रहे हैं, मतलब हम इसको 3 रख रहे हैं और इसका हम रूट निकाल रहे हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो कुछ भी यहाँ पर हमें ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये नॉट ऑन टू होगा या फिर सर्जेक्टिव नहीं होगा। ऐसे आपको इसको कर लेना है। तो एक सवाल मैंने कराया, एक ऑप्शन और कराता हूँ, बाकी के ऑप्शन आप इसका जरूर ट्राई करो अभी। तो पहला मैंने आपको समझा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा आपके लिए होमवर्क है, मैं 5वां आपको करवा रहा हूं। सारे ही सेम ही है तकरीबन, x² x³ ऐसे ही है। तो 5वां देखो ध्यान से। तो हमें दिया गया है फंक्शन, जो है फंक्शन हमें गिवन है कहां से कहां तक, z to z। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब फंक्शन जा रहा है इंटीजर से इंटीजर तक, मतलब इधर हमारे पास जो x इसको हम मानते हैं, तो ये जो हमारे पास सेट है, ये वाला जो सेट है, ये किसका है, इंटीजर्स का है, इंटीजर्स z के लिए यूज होता है। तो अब इसका मतलब इंटीजर्स में क्या क्या होता है, अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और 0 भी हो सकता है, और आपके 1 2 3 ये आपके चलते रहेंगे इस तरीके से, 1 3 4 जो भी ये चीज़ें इंटीजर्स में आती हैं वो सब हैं। और ये जो फंक्शन गया है, ठीक है, गया है, जो रिजल्ट हमें मिल रही है, जो इमेजेस हमें मिल रही हैं, वो भी सारी किसकी मिल रही हैं, वो भी सब इंटीजर्स की मिल रही है। मतलब उसमें भी इंटीजर्स आएंगे आपके, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स होगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, प्लस माइनस के नंबर्स, और आपका 0, यही आपका चलने वाला है। और फंक्शन है क्या, क्या फंक्शन लग रहा है, फंक्शन लग रहा है आपका x का क्यूब। मतलब जब हम यहाँ के नंबर के ऊपर उनका क्यूब कर रहे हैं तो हमें इधर कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, ये बात हमसे कही गई है। आइए चेक करते हैं क्या ये मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो देखिए, अगर मैं पॉजिटिव का कोई नंबर लूँ, लेट्स सपोज मैंने लिया 3 ले लिया मैंने, अब 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 होती हैं 27। अब यहाँ पर 3 है तो क्या यहाँ पर 27 होगा, हाँ जी, 27 भी इसमें होगा, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है 27। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 3 के ऊपर फंक्शन लगा रहा हूँ x³ का, तो मुझे यहाँ पर 27 मिल रहा है। क्या कुछ और मिल सकता है 27 के अलावा जब मैं 3 पे लगाऊं, नहीं, क्योंकि 3 का क्यूब 27 ही होता है। ऐसे ही अगर मैं 1 पे लगाऊं तो 1 का क्यूब क्या होगा भाई, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो इसका भी मुझे एक यहाँ पर एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है, इसका भी किसी एक से ही रिश्ता है, रिलेशन है, जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का लूंगा तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर मुझे देखने को मिलेगा। ऐसे ही मैं किसी नेगेटिव इंटीजर का लूँ, लेट सपोज मैंने -2 का लिया, अब -2 का जब मैं क्यूब करूंगा तो भैया क्या होगा, -2 × -2 ऐसे ही तो होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस का 8 आ जाएगा। तो -2 का क्यूब करने पे मुझे इधर -8 मिलेगा, तो -8 भी इसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर। इट मींस हर एक एलिमेंट का उधर, हर एक एलिमेंट से किसी ना किसी एक एलिमेंट से कुछ रिश्ता है, कनेक्शन है। इट मींस एक का एक से रिश्ता है, तो इट मींस यस, ये 1 1 होगा, या ये क्या होगा, ये आपका इंजेक्टिव होगा। तो इंजेक्टिविटी इसकी टेस्ट हो गई कि यस, ये होगा आपका इंजेक्टिव। ऐसे आपको इसको सोचना है, या आपने सोच लिया, समझ लिया, ये आपके लिए है। अब लिखने का काम आपका है, मेन काम ये है, वो आप ना भी बनाओ ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको लिखना है, इस चीज़ के आपके मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। तो आप वही चीज़ लिखेंगे जो जैसे मैंने बताया आपको, लेट x1 एंड x2। अब हम कौन से एलिमेंट उठाए भाई, बहुत सारे हैं ना, इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, कौन से पे ट्राई करें, तो आप उनको x1 और x2 मान लो। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z, वो z से ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग करते हैं।
तो अगर हम x1 के ऊपर फंक्शन लगाएंगे तो भैया x1 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि क्यूब करना है हमें x का, फंक्शन हमारा यही कह रहा है। ऐसे ही अगर हम x2 के ऊपर फंक्शन लगाएंगे तो x2 का क्यूब हो जाएगा। ये लो जी। अब इंजेक्टिविटी की जो हमारी कंडीशन होती है, ठीक है, या 1 की, वो आपको अच्छे से पता है क्या होती है कि फंक्शन फॉर x1 बराबर होना चाहिए फंक्शन फॉर x2 के। हमने इनको बराबर रख दिया। x1 का फंक्शन क्या है, x1 का फंक्शन है x1 क्यूब, x2 का फंक्शन क्या है x2 क्यूब, दोनों का क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 बराबर x2 बचेगा। तो भैया जी जब x1 बराबर x2 आ जाए तो इट मीन्स यस इट इज इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव है, या फिर ये क्या है, ये आपका 1 है। 1 चेक हो गया, समझ भी लिया, लिखने का तरीका भी सीख लिया। ऑन टू सोचो, ऑन टू में क्या होता है कि इधर वाले की हर एक की एक प्री इमेज होना चाहिए, सारे के सारे घिरे होने चाहिए, इधर सबकी कोई ना कोई प्री इमेज हमें मिलनी चाहिए। अब अगर आप देखें, क्या देखें, अगर आप देखें लेट सपोज यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर हम लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया, चलो हमने क्या ले लिया, हमने कुछ ऐसा लेता हूँ जिससे आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। मैंने क्या 8 ले लिया लेट सपोज, ठीक है, अभी समझाने के लिए लेता हूँ। मैंने पॉजिटिव का 8 लिया, पॉजिटिव का 8 एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यूब हो रहा है, तो जब मैं वापस जाऊँगा तो क्यूब रूट होगा, ठीक है, उल्टा उधर से इधर देख रहा हूं ना तो क्यूब रूट होगा। तो 8 का क्यूब रूट इधर मुझे 2 मिल जाता है, 2 भी एक इंटीजर है, इसके अंदर मौजूद है, तो इट मीन्स 8 का तो मुझे मिल गया। चलो जी, हमें लग रहा है कि हाँ ऑन टू भी ये हो सकता है या फिर ये सर्जेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन ज़रा रुको, सब्र करो। अब देखो ना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज 5 ले लूँ, अब हम वापस देखेंगे इधर आके तो 5 का क्यूब रूट तो भैया पॉइंट में कुछ होगा, इंटीजर नहीं है, ठीक है। √3 ले लूँ, क्यूब √3 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ अदद या कुछ नंबर, कुछ यहाँ पे संख्याएं ऐसी हैं इंटीजर्स के अंदर जिनका जब हम क्यूब रूट कर रहे हैं तो इधर हमें प्री इमेज उनकी नहीं बन रही। तो जब किसी एक एलिमेंट की या बहुत सारे एलिमेंटों की जब यहाँ से यहाँ पर कोई प्री इमेज नहीं है तो इट मीन्स ये ऑन टू नहीं होगा। बस ऐसे आपको सोचना है। अगर आपने ये सोच लिया तो आपका काम हो गया। तो सर्जेक्टिव का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि भैया फंक्शन को y के बराबर रखो। फंक्शन क्या है, x क्यूब है, क्यूब उधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा, तो ये y के ऊपर क्यूब रूट लग गया। अब हमें जो y लेना है ये लेना है इधर वाले सेट में से। अब मैं यहाँ पर अगर y की जगह कोई भी एक नंबर रखूँ, कोई भी इंटीजर रख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 3 रख दिया एग्जाम्पल के लिए, कि जब मैंने y की जगह पर 3 रखा तो देयर इज नो एलिमेंट इन x। तो जब यहाँ पर 3 रखा, अब वापिस जाऊँगा तो क्यूब था तो क्यूब रूट निकलेगा, लेकिन रूट का जब इसका 3 का जब मैंने क्यूब रूट निकाला तो मुझे इधर x के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं मिला। यही बात मैंने लिख दी कि देयर इज नो एलिमेंट इन x, x के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। जब मैं 3 का क्यूब रूट निकाल रहा हूं तो वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। ऐसे ही आपको इसको लिखना है। तो आपको समझना भी जरूरी है और लिखने का तरीका सीखना भी जरूरी है। तो मैं चाह रहा हूं फटाफट से मैं ज्यादा सवाल आपके लिए कंपाइल कर दूं। आइए और सवाल देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर के। क्वेश्चन है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक हमें फंक्शन दिया गया है जो कि r से r मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तक ही जा रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पर x और y है, यहाँ पर इसके एलिमेंट है, ये रियल नंबर होंगे, और ये जो फंक्शन के बाद हमें मिल रही है इमेजेस ये भी रियल नंबर होंगी। इतनी बात तो अब हमें अच्छा आसानी से समझ में आने लगी है। अब हमें फंक्शन दिया गया है गिवन बाय फंक्शन फॉर x इज इक्वल टू x, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x है। अब प्रूफ क्या करना है, इज नाइदर 1 1, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ये प्रूफ करना है। अब ये x जो है इसका मतलब क्या है, वेयर ये जो x हमें दिखाया गया है लिखा हुआ फंक्शन में, ये क्या है, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब है ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो कि लेस देन या इक्वल टू x, x से कम या उससे। अब ये जो वर्ड आया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये है एक नया वर्ड। इसका कॉन्सेप्ट समझो पहले कि ये क्या है, क्या मतलब है इसका। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है ये जो x है, x जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब वो छोटा है या बराबर है किसके, ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में GI लिख देता हूँ खाली, ग्रेटेस्ट इंटीजर से छोटा है या फिर उसके बराबर है जो हमारा x है। क्या मतलब है इसका समझाता हूँ। देखिए अब ये जो हमारे पास नंबर है वो कौन से हमें लेने हैं, वो हमें यहाँ पर लेने हैं रिलेशन, मतलब जो गया है वो r से r तक गया है, रियल नंबर से रियल नंबर तक गया है। अब अगर मैं कोई रियल नंबर यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर लेट सपोज लिखा 2.3,
ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नंबर लिखा। अब इससे जस्ट पहले, जस्ट छोटा आपको इंटीजर सोचना है। 2.3 से जस्ट पहले का जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, वो आपका 2 होगा। ठीक है जी, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होंगे आपका, +1, +2, +3, 4, 5 इस तरह से चलेगा। तो इससे जस्ट पहले, इससे जस्ट छोटा, लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर जो सबसे बड़ा हो। इससे पहले 1 भी तो एक इंटीजर है, लेकिन नहीं 1 तो छोटा है, सबसे बड़ा और पहले ये आपको लेना है। तो 2.3 से जस्ट पहले, 2.3 आपका कहीं यहाँ पर है अगर नंबर लाइन पे, तो इससे जस्ट पहले क्या होगा, 2 होगा। ठीक है जी, फिर और बहुत पहले 1 होगा। तो सबसे पास का सबसे छोटा, उससे जस्ट पहले सबसे बड़ा कौन सा हमें इंटीजर दिखाई दे रहा है, वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो 2.3 का 2 होगा। ऐसे अगर मैं 2.7 ले लूँ तो उसका क्या होगा, उसका भी 2 होगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि 0.7 हो गया तो 3 के ज़्यादा नज़दीक हो गया तो हम 3 ले लेंगे, नहीं नहीं नहीं, हमें तो लेस देन लेना है ना, कम वाला लेना है, तो हमेशा हम पीछे ही देखेंगे। तो इसका भी आपका 2 होगा। 5.8 की बात करूं तो क्या होगा, 5 होगा। तो ऐसे आपको इस सवाल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट। अब सवाल करते हैं, आइए। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक गया है, फंक्शन आपका गया है रियल नंबर से रियल नंबर तक, मतलब यहाँ से यहाँ पे सब रियल नंबर हैं, इसके अंदर वास्तविक संख्याएं, और यहाँ पर भी सब वास्तविक संख्याएं हैं। और फंक्शन क्या कह रहा है, x कह रहा है, और x हमें कैसे लेना है, ऐसे आपको लेना है। चलिए जी लेते हैं। तो तरीका आपका वही रहेगा, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R R से बिलोंग्स करते हैं x1 और x2। अब x1 और x2 की जगह आप कोई भी 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं। फिलहाल मैं फंक्शन लगाता हूं, तो फंक्शन आपका लगेगा x1 के लिए लगेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका x1 आ जाएगा इस तरीके से। चलिए जी लग गया। x2 के लिए मैं फंक्शन लगाता हूं, तो x2 के लिए लग जाएगा आपका x2, लग गया। अब यहाँ पर आप इनको कुछ मानिए, कोई नंबर मानिए, ठीक है, साबित करना है ना तो मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया, क्या ले लिया, आप इसको चाहो तो यहीं पे लिख सकते हैं कि लेट x1 बी, x1 को मैंने ले लिया 2.3 ले लिया, एंड x2b मैंने इसको ले लिया 2.7। इनको मैंने इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम क्या करें, अगर हम ये करें कि इनका फंक्शन लगा लें, देखिए फंक्शन अगर मैं निकालूंगा तो x1 के लिए जब मैं निकालूंगा फंक्शन तो मेरा आ जाएगा 2.3। अब देखो इसका मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, ये तो लिखना है हमें कि x जो है ना, ये फंक्शन क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है, लेस देन इक्वल टू x। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे मिलेगा यहाँ पर 2। ऐसे ही अगर मैं फंक्शन फॉर x2 लगाऊंगा और इसके अंदर फंक्शन लगाऊंगा तो मैंने कितना लिया है, 2.7 लिया है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी मुझे मिलेगा 2। अब आप देखिए इसकी और इसकी तो सेम इमेज बन गई, मतलब इसकी इमेज और इसकी इमेज सेम हो गई, लेकिन ये 1-1 तो नहीं रहा। अब क्यों, क्योंकि 1-1 में क्या होता है, हर एक की एक अलग यूनिक इमेज बनेगी, लेकिन यहाँ पे 2 नंबरों की एक इमेज बन रही है। अगर मैं 2 का ही कुछ और ले लूँ पॉइंट वाला, उसकी भी 2 ही बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 2.3 एंड 2.7 जो ये हमने लिए हैं, और जब हमने इन पे फंक्शन लगाया उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हैव सेम इमेज, हैव सेम इमेज, इनकी तो सेम इमेज बन गई जो कि 2 है, और सेम इमेज बन गई तो इट मीन्स ये फिर 1-1 नहीं रहे। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। ठीक है, ये 1-1 फंक्शन नहीं है। ऐसे आपको इसको साबित करना है, क्योंकि सेम इमेज बन गई, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1-1 प्रूफ हो गया। अब अगला क्या करना है आपको, अब नाइटर ऑन टू। अब ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे वो आपको समझाता हूं मैं इधर। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको समझना है पहले से थोड़ी सी बातें। देखिए हम इधर से इधर जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि भैया यहाँ के जो नंबर्स का हमें उधर कोई इंटीजर मिल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर या नहीं मिल रहा, वो हमें यहाँ पर हमने देख लिया था। लेकिन अब आप एक बात सोचिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लेट सपोज 8.5, ठीक है, अब मैं यहाँ से पीछे की तरफ देखूं तो क्या ये किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है?
आप सोचिए, क्या ये नंबर या कोई भी पॉइंट वाला नंबर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपके इंटीजर आपको पता है या तो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, -1 -2 -3 -4 -5 वाली, या आपकी पॉजिटिव वैल्यू होंगी +1 +2 3 4 5 6 7 8 9। ये पॉइंट वाला नंबर तो इंटीजर नहीं हो सकता। मतलब अगर यहां पर कोई रियल नंबर में पॉइंट का नंबर है तो वो तो किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। इसका मतलब उसकी हमें यहां पर इधर कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। मतलब इसका या किसी भी पॉइंट वाले नंबर का यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, ये खाली पड़े हैं पॉइंट वाले नंबर। और हमें पता है ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ये नंबर इधर वाले खाली नहीं होने चाहिए, सारे के सारे कोडोमेन एंगेज या बिजी होने चाहिए। मैंने आपको ये बात समझाई थी। जब पॉइंट वाले नंबर यहां पर फ्री हैं, वो किसी से भी एंगेज या बिजी नहीं है, इट मींस ये ऑन टू नहीं होगा। समझ में आ गई? ऐसे आपको इसको लिखना है। समझ तो गए? लिखना आपके लिए ऐसे है, मैंने लिख दिया है। अब सारे नंबर पे तो चेक नहीं करोगे, एक नंबर को सही पॉइंट वाला उठाओ, उसके थ्रू साबित कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया आपकी आसानी के लिए कि लेट ऑन टू के लिए आपको पता है फंक्शन को y के बराबर मानो। फंक्शन लिखा मैंने यहाँ पर, ये लिख दिया। अब मैंने y की जगह रखा 8.5, जो कि रियल नंबर है, पॉइंट वाला नंबर है, लेकिन ये 8.5 जो है ये किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं हो सकता। जी हाँ, तो इट मीन्स 8.5 हो गया, 2.3 हो गया, 4.7 हो गया। अगर वो इधर हैं तो खाली पड़े रहेंगे, उनका इधर कोई भी नहीं मिलेगा। इधर होते तो मिल जाता, जैसे कि हमें पता है, हमने यहाँ पर देख भी लिया है, लेकिन फिर वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया विच इज कॉन्ट्राडिक्ट। तो भैया ऐसा जो हो रहा है ये फिर गलत हो रहा है, गलत बात बैठ रही है, क्योंकि ये जो x है ये हमेशा एक इंटीजर ही होना चाहिए और यहाँ पर इंटीजर हमें कोई नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या है, ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये आपका ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इधर जो पॉइंट वाले हैं उनकी हमें इधर किसी से भी वो लिंक नहीं हो रहा है। मतलब वो किसी के भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, इसीलिए लिंक नहीं हो रहा है। ऐसे आपको इस सवाल को समझना था। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, इसलिए आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं, कर ले आप लेना। वैसे मैंने सॉल्यूशन दे दिया आपके लिए, फिर भी समझ लो। शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन, एक मॉड्यूलस फंक्शन दिया गया है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर तक जा रहा है। फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस का x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, ये आपको साबित करना है। एक कंडीशन दी गई है वेयर मॉड्यूलस x इज x, मॉड्यूलस x की वैल्यू पॉजिटिव का x आएगा जब हमारा x जो है पॉजिटिव है, और मॉड्यूलस x इज माइनस x इफ x इज नेगेटिव। अगर x हमारा नेगेटिव का है तो मॉड्यूलस x की वैल्यू माइनस में आएगी। ये बात हमसे कही गई है। अब यही इस सवाल को हम पकड़ सकते हैं। देखा जाए तो भैया मॉड्यूलस खोलने पर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव नहीं होती है। आपको पता है कि अगर हम 1 का मॉड्यूलस खोलेंगे तो भी 1 आएगा, -1 का मॉड्यूलस खोलेंगे तब भी 1 ही आएगा। मॉड्यूलस के बाद वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब 1 1 कैसे प्रूफ करना है, वही तरीका भैया, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R, x1 के लिए x1 मॉड्यूलस, x2 के लिए x2 मॉड्यूलस, दोनों को फंक्शन को बराबर रखो, मॉड्यूलस x1 बराबर x2 हो जाएगा। अब इनकी जगह हम कुछ वैल्यू रख के देखते हैं। अगर मैंने x1 की जगह 1 रखा, x2 की जगह -1 रखा, तो भैया फंक्शन x1 आ जाएगा 1 और 1 का मॉड्यूलस खुलेगा तो 1 ही आएगा। x2 की जगह मैंने -1 रखा, -1 का मॉड्यूलस खुलेगा तो भी 1 आएगा। सेम एलिमेंट आ गए, दो जनों मतलब एक बंदे के 2 एलिमेंट आ गए, इसका भी 1 मिल गया, इसका भी 1 मिल गया, 2 एलिमेंट मिल गए। तो भैया एलिमेंट अलग अलग तो नहीं हुए, 1 का 1 तो नहीं हुआ, तो इट मीन्स ये 1 1 नहीं है। एज 2 एलिमेंट्स 1 एंड -1, क्योंकि 1 और -1 का जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम इमेज दोनों बना रहे हैं 1 की, इसीलिए ये 1 1 है, 1 1 नहीं है। ठीक है, नॉट 1 1, इसलिए 1 1 ये नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं। अब क्या है, ऑन टू के लिए y को फंक्शन के बराबर रखा जाता है। y बराबर फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस x है। y की जगह मैंने रखा -5। अब -5 रखा तो -5 इक्वल टू मॉड्यूलस x हो गया। मतलब ये कह रहा है कि मॉड्यूलस x की वैल्यू -5 है, लेकिन हमें पता है कि मॉड्यूलस की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती, मॉड्यूलस की वैल्यू तो पॉजिटिव में ही आएगी खुल के। ये बात हमने यहाँ पे लिख दी, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब मॉड्यूलस x -5 नहीं हो सकता। विच इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हमें देगा, तो इसीलिए ये ऑन टू भी नहीं है। ऐसे आपको इसको करना था, लिख लेना फटाफट, मैंने आपको समझा दिया है क्योंकि आसान सा सवाल था ये। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इस सवाल में सीखेंगे आप एक नई चीज, एक नए फंक्शन के बारे में सवाल आ सकता है। शो दैट द सिग्नम फंक्शन, फंक्शन क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर तक सिग्नम फंक्शन है ये। अब इस सिग्नम फंक्शन की क्या बात है, कौन सा फंक्शन होता है, समझाता हूं। देखिए फंक्शन का मतलब आपको पता है, बेसिक मतलब कि कोई काम हो रहा है, मतलब हमने कोई इनपुट दिया है,
हमने कोई बटन दबाया है और उससे कोई आउटपुट निकल के आ गया है, उससे कोई चीज़ हो गई। यही तो होता है फंक्शन, कुछ बटन दबाने से कुछ हो जाए, भैया फंक्शन कर रही है चीज़, सही से काम कर रही है, फंक्शन है। अब सिग्नम फंक्शन ये होता है कि हम जहाँ पर कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू रखें, ठीक है, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू रखें, कुछ भी पॉजिटिव का कुछ भी रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 4 5 ठीक 576, बड़े से बड़ा छोटे छोटे नंबर रखें, पॉजिटिव का रखें, लेकिन उसका आउटपुट सिर्फ हमें पॉजिटिव का 1 मिले। जी हाँ, मतलब कोई सा भी पॉजिटिव का बटन दबा लो, आउटपुट सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 निकल के आएगा। ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे सिग्नम फंक्शन। और भी चीज़ें हैं, अगर हम इनपुट में 0 रखें तो 0 रखने पर हमें आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ 0 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इनपुट दें एनी नेगेटिव नंबर, कुछ भी नेगेटिव नंबर हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी -1 -2 -25, कुछ भी नेगेटिव रखें, उसका आउटपुट हमें सिर्फ मिलेगा -1। जी हाँ, ये है सिग्नम फंक्शन। बिल्कुल मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है पूरा कॉन्सेप्ट। अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखें तो हमें पॉजिटिव का 1 मिले, कुछ और ना मिले, सिर्फ 1 मिले पॉजिटिव का। 0 रखने पे 0 मिले, और एनी नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव नंबर, रियल नंबर बल्कि मैं कहूँगा इंटीजर नहीं, कुछ भी नेगेटिव का नंबर रखने के बाद हमें -1 ही मिले, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कौन सा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। समझ में आ गई बात। अब आइए इसको डायग्राम बना के भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि रियल नंबर से रियल नंबर तक हमारा जो सेट गया है और सिग्नम फंक्शन इसके अंदर लग रहा है, ठीक है जी, सिग्नम फंक्शन लग रहा है। अब आप सोचो खुद, यहाँ पर लेट सपोज मैंने पॉजिटिव की कोई भी वैल्यू रखी, मैंने 1 रखा, मैंने 2 रखा, मैंने 3 रखा, मैंने 4 रखा, मैंने 5 रखा, ठीक है। कुछ भी वैल्यू रखने पर हमें इधर क्या मिलेगा, हमें सिर्फ 1 मिलेगा पॉजिटिव का। मतलब इसकी इमेज भी यही बनेगी, 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 इसकी इमेज भी यही बनेगी। इनके अलावा जितने भी पॉजिटिव के आ जाएंगे, हजारों लाखों कितने भी आ जाएं, सबकी इमेज क्या बनेगी, सिर्फ एक ही बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब इतने सारों की एक इमेज बनी, तो क्या ये 1 रहा? जवाब आपको पता चल चुका है। ऐसे ही मैं कोई 0 रखता हूँ तो 0 की मुझे 0 मिल जाएगी। मैं कोई भी नेगेटिव का नंबर रखता हूँ, मैं -1 रखता हूँ, मैं -2 रखता हूँ, -3 -4 कुछ भी रखता हूँ, सब की वैल्यू, सबका मुझे इमेज जो है एक ही मिलेगी, जो कि क्या है, -1 है। तो इस तरीके से इसका कुछ डायग्राम बनेगा अगर हम बनाकर देखना चाहें तो आपको पता है कि अब ये 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें सेम इमेज मिल रही है बहुत सारे एलिमेंट्स की, इसीलिए ये नहीं होगा। यही हमें साबित करना है कि ना तो ये 1 है, ये साबित करो, ना ही ये ऑन टू है, ये साबित करो। तो समझ में आ गया सिग्नम फंक्शन क्या होता है। इसको मैंने आपको दिखा के भी समझा दिया, अब चीज़ें आपको क्लियर हैं। आइए अब लिखने वाला काम करते हैं, कैसे इसको लिखा जाएगा। लिखने का तरीका वही है, कितनी बार आप लिख चुके हो, आपको अब रट भी गया होगा कि भैया वही लेट x1 और x2 को हमने माना कि दोनों बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। x1 को मैंने 1 कंसीडर किया और x2 को मैंने 2 कंसीडर किया। अब अगर मैं देखूं फंक्शन क्या है, हमारा सिग्नम फंक्शन है। 1 का फंक्शन खोलूंगा तो 1 जो है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का 1 आएगा, 2 पे खोलूंगा तो 2 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव का 1 ही आएगा, कुछ भी पॉजिटिव का हो। तो यहाँ पर भी 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है, तो इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स वही बात लिखनी है कि एज 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। जब हमने देखा कि भैया 1 की भी 1 इमेज बन रही है, 2 की भी 1 इमेज बन रही है, 3 होता उसकी भी 1 इमेज बनती, 4 होता उसकी भी 1 इमेज बनती, तो जब हर एक एलिमेंट की एक सेम इमेज बन रही है, जब सेम इमेज बन गई तो फिर क्या है, ये 1 नहीं रहा। सिंपल एज दैट। ऑन टू के लिए आपको पता है फंक्शन को हम y के बराबर रखते हैं, y लिख दिया, फंक्शन हमारा ये रहा पूरा जो हमें यहाँ पर दिया गया है, तो फंक्शन की जगह मैंने ये लिख दिया। अब देखिए y की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ, अगर मैं y की जगह 3 रखता हूँ, लेट सपोज इधर देखो, यहाँ पर डायग्राम से समझो, ये x है, ये y है, यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जिसका रिजल्ट 3 आए? नहीं, कोई नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर आएंगे उनका जो रिजल्ट होगा वो या तो पॉजिटिव का 1 होगा, ठीक है, या तो 0 होगा या नेगेटिव का 1 होगा। कोई भी ऐसा नंबर इधर नहीं है जिसका जो रिजल्ट आए वो 3 आए, मतलब 3 से इधर कोई बिलोंग नहीं करता। तो जब 3 से यहाँ पर कोई बिलोंग नहीं करता तो इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये ऑन टू भी नहीं है। तो एज y इज इक्वल टू 3 इज नॉट एन इमेज, मतलब y जो है 3 रखने पर ये किसी की भी इमेज नहीं है, x में से किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये खाली रह जाएगा। और अगर हमारा कोड डोमेन खाली रह जाए तो भैया फिर क्या है, नॉट
ऑन टू है। ऐसे आपको इसको लिख के कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत हलवा सवाल है, फटाफट से देख लो, समझाने के लिए समझा रहा हूँ। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना। फिर सवाल है कि लेट ए हमें एक सेट दिया गया, एलिमेंट है 1 2 3, बी हमें एक सेट दिया गया, एलिमेंट है 4 5 6 एंड 7, और ये फंक्शन हमें दिया गया है। अब फंक्शन हमें कंडीशन नहीं दी गई, बना के ही दे दिया कि फंक्शन निकल के ये आ रहा है। ठीक है जी, जो फंक्शन 8 से बी तक गया है, शो दैट फंक्शन इज 1 1 1 1 फंक्शन है, साबित करो। तो भैया फंक्शन ए टू बी गया है, फंक्शन क्या है 1 2 3 है ए के लिए, जो गया है 4 5 6 7 तक। ठीक है जी, अब फंक्शन क्या है 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6। अब 1 1 साबित करना है। 1 1 में क्या है पता है आपको, 1 1 हर एक यूनिक इमेज बनेगी, मतलब हर एक एलिमेंट की हर एक एलिमेंट से एक अलग रिश्ता होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 का 4 से रिश्ता है, 2 का 5 से रिश्ता है, 3 का 6 से, मतलब हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट से यूनिक रिश्ता है। किसी का किसी से सेम इमेज नहीं बन रही है, 1 की 4 बन रही है, 2 की 5, 3 की 6, सबकी एक यूनिक इमेज है। यही बात हम लिख देंगे, एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। जब ए के हर एक एलिमेंट की बी के एलिमेंट के अंदर एक यूनिक इमेज बन रही है, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। सिंपल था, छोटा सा सवाल था, 1 नंबर में आ सकता है, कर लेना। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक का मैं करवा रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करना अपने हाथ से, आपसे भी होने लगेंगे। अब यहां पर सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी सेट्स हैं। आपको समझाने के लिए पहले मैं इसका कोई एग्जांपल लेके करवाता हूं, फिर लिखने का तरीका तो आपको मैंने बता ही रखा है, तो समझाने के लिए भी समझने के लिए समझते हैं। देखिए एक सेट है ए, जिसके अंदर मैंने माना एलिमेंट है 1 2, ठीक है जी, ये सेट के एलिमेंट हैं। एक दूसरा सेट है बी, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट मान लिए क्या है 3 एंड 4 उसके एलिमेंट है। ऐसा आप इसको समझ लो। अब यहाँ पर फंक्शन जो है वो है a इंटू बी टू बी टू ए, मतलब ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए तक गया। तो पहले मैं इनका a क्रॉस बी निकाल लेता हूँ। आइए ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, बहुत आसान है, सारे एलिमेंट सबके साथ लिख दो एक एक करके। तो पहले 1 को 3 के साथ लिख दो तो 1 3 आ जाएगा, फिर 1 को 4 के साथ लिख दो 1 4 आ जाएगा, फिर 2 को 3 के साथ लिख दो 2 3 आ जाएंगे, और फिर 2 को 4 के साथ लिख दो 2 4 आ जाएंगे। तो ये आ गया ए क्रॉस बी या ए इंटू बी। अब बी इंटू ए भी निकाल लो, ठीक है, इसका उल्टा भी निकाल लो, तो बी क्रॉस ए भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें दिया गया है सवाल में। अब बी क्रॉस ए का मतलब पहले बी के एलिमेंट, तो 3 1 के साथ आ जाएगा, ठीक है जी, फिर 3 ही 2 के साथ आ जाएगा, ये आ गया, उसके बाद 4 1 के साथ आ जाएगा, और फिर जो है आपका 4 2 के साथ आ जाएगा। ये आ गया इसका उल्टा। अब देखिए, अब क्या देखते हैं क्या तरीका है। अब यहाँ पर ये ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है। फंक्शन जो गया है वो ए इंटू बी से बी इंटू ए गया है, मतलब ए इंटू बी ये रहा हमारा, उसके एलिमेंट अब यहाँ पे लिख देते हैं। क्या क्या एलिमेंट है आपके, 1 3 है, आपका 1 4 है, आपका 2 3 है, और आपका 2 4 है। ये आपके एलिमेंट गए हैं, और ये है आपका b इंटू ए या b क्रॉस ए। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं आपके, 3 और 1 आ रहा है, 3 एंड 1, 3 और 2 आ रहा है, 4 और 1 आ रहा है, और 4 और 2 आ रहा है। ये एलिमेंट आ गए। अब फंक्शन क्या है, a इंटू बी से b इंटू ए, या a क्रॉस ए से b क्रॉस ए तक। अब ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक चला गया, मतलब इनसे ये हमें मिला, ऐसे आप समझो, ठीक है जी। चलिए जी, और क्या है इस तरीके से कि फंक्शन ए भी जो है वो बी ए हो जाता है, मतलब जब हम ए बी बी ए हो जाता है, मतलब इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अब ऐसा कुछ यहाँ पर हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये हमें देखना है, और हमें साबित करना है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव मतलब ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। जब दोनों हो जाएं, मतलब ये 1 1 भी है, ठीक है जी, और ये ऑन टू भी है, दोनों जब हो जाएं तो बाइजेक्टिव होता है। अब देखिए कैसे होगा, देखिए फंक्शन कैसा गया आपका, ए बी से बी ए हो गया, मतलब 1 3 से 3 1 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 3 का 3 1 हमें यहाँ पे दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, रिलेशन बन रहा है। 1 4 का 4 1 हमें दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। 2 3 का 3 2 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, और 2 4 का 4 2 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा सबके उल्टे फंक्शन यहाँ पे मिल गए, ए बी का बी ए इस तरह से मिल रहा है। अब देखिए हर एक एलिमेंट की इधर एक यूनिक इमेज बन रही है, हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही एलिमेंट से यहाँ पे रिश्ता है, मतलब 1 का 1 से, 1 का 1 से, तो इट मीन्स ये फंक्शन आपका 1 1 जो है वो हो गया। ऑन टू की पहचान क्या है कि सारे कोडोमेन बिजी या एंगेज होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हर एक की यहाँ पर एक प्री इमेज है, 3 1 की प्री इमेज 1 3 है, 3 2 की 2 3 है, 4 2 की 2 4 है, 4 1 की 1 4 है, सबकी प्री इमेज भी दिख रही है। इसका मतलब ये आपका ऑन टू भी है। समझ में आ गई बात, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। अब लिखने का सारा खेल है, लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिखना कैसे वो आपको पता है कि वही आप लेट x1 एंड x2 इस तरह से आप मानेंगे, दो कोई भी, क्योंकि किसको मानेंगे, 2 को आप मानेंगे वो लिखेंगे। तो आइए अब मैं वो सब आपको लिख के समझा देता हूँ।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो का अब आप लिखने का तरीका सीख लीजिए। तरीका मैंने आपको बता रखा है कई सवालों में, एक बार और देखो। अब फंक्शन क्या है हमारा, a क्रॉस b से b क्रॉस a गया है, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा था। ठीक है जी, समझ में आती है बात। फंक्शन क्या है, a b जो है वो b a बन जाता है। ठीक है, फंक्शन किस तरीके से है कि a b जो है वो b a बन जाता है। अब 1 1 के लिए क्या करेंगे हम, लेट ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। मैंने ये माना कि ये जो ए बी और सी डी हैं ये ए क्रॉस बी से ताल्लुक रखते हैं, उससे ये रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं। जहां पर ए एंड सी, ए और सी जो हैं वो क्या है, ए और सी देखिए आप, ए और सी ये तो सेट ए की पहले वाले की जगह पर है, इसका मतलब ये सेट ए से बिलोंग करते हैं, मैंने लिख दिया ये बिलोंग ए करते हैं। और बी और डी ये बाद में है, तो ये दूसरे वाला सेट जो हमारा बी है उससे बिलोंग करेंगे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब वही बात, अब ए बी का जो है वो बी ए बन जाएगा और सी डी का जो है वो डी सी बन जाएगा, क्योंकि यही हमें से कहा गया है कि फंक्शन कैसा कर देना है, हमें उल्टा कर देना है। तो जब मैंने दोनों फंक्शन को बराबर रखा, जैसा मुझसे कहा गया था मैंने वैसा कर दिया, उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर जब हमने कंपेरिजन किया तो मैंने देखा b इधर शुरू में, इधर d शुरू में, मतलब b और d बराबर हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही एक सेट में आ जाते हैं। ऐसे ही a इधर बाद में है, c इधर बाद में, तो a और c बराबर हो जाते हैं, सेम वैल्यू या सेम जगह पर ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये बराबर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर हो गया सी डी के, मतलब ए बी जो है वो सी डी के इक्वल आ गया है। और जब ये फंक्शन हमारे इक्वल हमें मिल जाएंगे, क्योंकि इसका उल्टा बी ए का ए बी हो जाएगा और डी सी का सी डी कर देंगे हम, इस तरीके से ये पलट दिया तो ये बराबर होगा, तो हमारा फंक्शन 1 1 प्रूफ हो गया। जो कि मैंने आपको पहले समझाने के लिए यहाँ पर करके दिखा ही रखा है कि सबकी एक यूनिक इमेज बन रही है, ए बी का यहाँ पर बी ए मिल जाएगा। इसी तरीके से यही बात हमने यहाँ पर लिखी भी है, ये हमारी क्लियर प्रूफ हो गई। अब देखिए अगली चीज, ऑन टू प्रूफ करना है। तो y को फंक्शन के बराबर हमने रखा, फंक्शन इज इक्वल टू y, फंक्शन हमारा है क्या, एफ ए बी बराबर बी ए, तो एफ ए बी बराबर बी ए है। अब यहाँ पर देखिए a जो है वो a से बिलोंग करता है, मतलब सेट a से पहले वाले से, और b बाद वाले से। फंक्शन में देखो a जो है ये हमारा सेट a के में होगा, ठीक है, पहले है तो पहले वाले सेट में होगा, b हमारा बाद में है तो बाद वाले में होगा, बाद वाला सेट हमारा b है। अब देखिए इसका उल्टा यहाँ पर बी ए पे हमें मिल जाता है। फॉर एवरी बी ए बिलोंग्स टू बी, जब हम इसमें बी में देख रहे हैं बी ए, बी मतलब बी सेट के अंदर बी ए के लिए, यहाँ पर ए सेट के अंदर ए भी मौजूद है। समझ में आ रही है बात कि हर एक इसका जो हमारे पास कोड डोमेन है उसका एक यहाँ पर हमें प्री इमेज मिल रही है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, जैसे कि 3 1 के लिए 1 3 मौजूद है, 4 2 के लिए 2 4 मौजूद है। यही बात हमने यहाँ पर अब लिखित में ली है कि बी ए के लिए ए भी मौजूद है। तो इसका मतलब जब बी ए के लिए ए भी मौजूद है तो इस तरीके से सी ए के लिए ए सी भी होगा। इसी तरीके से जब भैया हर एक एलिमेंट के लिए जब उसका उल्टा अवेलेबल है, मौजूद है, तो ये क्या है, ये आपका ऑन टू हो जाएगा। तो ऐसे आपको इनको लिखना है, मेन तरीका आपका ये है लिखने का, इसी से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन आपको समझना भी ज़रूरी है, तो समझने के लिए अलग से एग्जाम्पल ले लो, मैंने आपके लिए लिख दिया कि सिर्फ समझने के लिए है ये, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और फिर लिखना कैसे है वो आपको ऐसे लिखना है। तो ये था रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले इस वीडियो में मैंने आपको रिलेशन और फंक्शन से मिलवाया, ठीक है, उन्होंने खुद आपको कॉन्सेप्ट बताया कि रिलेशन क्या होता है, कितने उसके टाइप होते हैं, बहुत अच्छे से समझाया। फंक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं वो आपने समझे। फिर उनके ऊपर बेस्ड आपने सवाल करे, रिलेशन के भी सवाल करे, फंक्शन के भी सवाल करे। आपने ऑन टू लिखना सीखा, ऑन टू 1 1 लिखना सीखा, बाइजेक्टिव ढूंढना सीखा, ठीक है, सिग्नम फंक्शन सीखा। ये सारी चीज़ें मोटी मोटी आपने सीख ली हैं। बचे हुए सवाल आपके लिए हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सवाल सॉल्व करेंगे जब भी आपको सवालों को सॉल्व करना आएगा। सिर्फ देखने से नहीं आती, मैथ्स करने से आती है। इसीलिए आप भी ट्राई करना। और जो सवाल में डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी हमारी ये रही, ये मेरी है और ये मेरे पेज की आईडी है। यहाँ पर आप सवाल पूछकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं या फिर अपना होमवर्क भी चेक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप हमें फॉलो भी कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी क्लास 12 के बच्चों को, और बता दीजिए कि डियर सर पर आ गई हैं अब क्लास 12 की वीडियोज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, उनको बताइए, उनको अपडेट कीजिए, ताकि ये जो आपकी छुट्टियाँ बोली हैं इसमें आप मेरे साथ अच्छे से अपनी क्लास 12 को तैयार कर लें। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।